एज सीकर में आप सभी का स्वागत है। असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम को लेकर हम जो सीरीज़ है वो चला रहे हैं, उसमें यूपी सॉल्व कर लिया, हरियाणा को कर रहे हैं। हरियाणा का एक पेपर हमने सॉल्व कर दिया आपका ऑलरेडी, और 2010 का भी अब जो है हम पेपर सॉल्व करेंगे। एक बार यूनिट वाइज देख लेते हैं कितने कितने क्वेश्चन आए हैं। तो बेसिकली देखा जाए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो रहे हैं आपके इन यूनिट में से ज़्यादा रहे हैं। आपने ना एक चीज़ का इसमें ध्यान रखना है कि हम देखें तो यहाँ पर इंडियन फॉरेन पॉलिसी को और वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को, इंडियन पॉलिटिकल थॉट को फोकस नहीं किया जा रहा। सिर्फ 10 में नहीं, जो अभी रिसेंट 2019-20 वाला एग्ज़ाम था उसमें भी नहीं किया जा रहा है। तो जब आप अब रिवाइज़ करने वाले हो लास्ट मोमेंट पे, तो आपने कुछ यूनिट पे खास फोकस देना है, क्योंकि वहाँ पर हमें क्वेश्चन दिख रहा है बार बार पूछे जा रहे हैं। उनमें से एक है कंपैरेटिव पॉलिटिक्स, दूसरा है इंडियन पॉलिटी। इंडियन पॉलिटी के साथ आप पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया को क्लब कर दीजिए, क्योंकि बहुत इनके क्वेश्चन ओवरलैप करते हैं। तो 7th और 8th यूनिट को तो आपने बहुत ही ध्यान से कवर करना है, इससे क्वेश्चन आते हैं। और इसके साथ आप क्लब करना है IR इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन, क्योंकि जो लास्ट एग्जाम हुआ था 1920 वाला, उसमें भी काफ़ी क्वेश्चन पूछ रखे थे। लास्ट टाइम पर इस पर ज़्यादा फोकस करके जाना है, इसमें से ही मेजर क्वेश्चन जो आने की पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है जिसमें से कम क्वेश्चन आ रहे हैं, जैसे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन फॉरेन पॉलिसी, या कोई IPT या गवर्नेंस ऑन पब्लिक पॉलिसी हो गया, उस पर आपने ध्यान नहीं देना। उनको भी आपने साथ लेकर चलना है, लेकिन मेजरली फोकस आपने उन यूनिट पे करना है जो अभी मैंने बताए हैं। चलिए इसको भी धीरे धीरे जो है हम सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि जो नेट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो वो तो रैपिड फायर रिवीजन से अपनी तैयारी जारी रखिए। वो भी एग्ज़ाम अब आपका पास आने वाला है। ई बुक्स जो है हमारी उसी के लिए बनाई गई है। अच्छे से रीड कीजिए इसमें जो भी कंटेंट दिया गया है, और इसके साथ हमारी टेस्ट सीरीज़ जो नई आ रखी है उसको भी सॉल्व कीजिए। अभी हरियाणा वालों के लिए तो टाइम कम है, उनको मैं रिकमेंड नहीं कर रहा, लेकिन जो नेट की JRF की तैयारी कर रहे हैं या और एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे अभी MP का भी आने वाला है, तो उन्होंने खुद को ये टेस्ट सीरीज़ जो है अच्छे से सॉल्व कर लेनी चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉलिटिकल थ्योरी के क्वेश्चन से, और इसमें जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ रखा है वो ये है कि इनमें से लिबर्टेरियनिज्म को लेकर, क्लासिक डिफेंस को लेकर आते हैं। बेसिकली ये बताना है इनमें से लिबर्टेरियनिज्म के थिंकर कौन से हैं। इसका राइट आंसर है FA हैक। सेकंड ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। तो बेसिकली FA हैक जो है वो लिबर्टेरियनिज्म के वेल नॉन डिफेंडर्स है। 20th सेंचुरी में खास करके उन्होंने काम किया। उनका जो मेन फोकस रहता है वो इंडिविजुअल लिबर्टी पे रहता है। फ्री मार्केट कैपिटलिज्म की बात करेंगे वो, लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन की वो बात करेंगे, सोशलिज्म को क्रिटिसाइज़ करेंगे, सेंट्रल प्लानिंग जैसी चीज़ों को भी वो क्रिटिसाइज़ करेंगे। अगर उनके की वर्क्स की बात करें, उनमें से सबसे पहला और पॉपुलर वर्क उनका आता है जिसका नाम है द रोड टू सर्फडम, जो 1944 में पब्लिश हुई थी। फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ लिबर्टी जैसे राइटिंग भी वो लिखते हैं, 1960 में पब्लिश होता है। लॉ, लेजिस्लेशन एंड लिबर्टी 1973-79 के अराउंड में 3 वॉल्यूम्स में जो है वो पब्लिश होता है। तो ऐसे इनको याद रखना है। अब लीगल इक्वालिटी का मतलब क्या होता है वो आपने बताना है। तो ये ऑप्शन दे रखी है आपके सामने। इसका राइट आंसर है थर्ड, दोनों ही है। तो ये ना एग्ज़ाम ऐसे सेट किया गया, आगे चलकर आप क्वेश्चन भी देखना कि अगर बोथ A एंड B आ रहा है तो वो सही आंसर हो जाता है, और अगर ऑल ऑफ द अबव आ रहा है तो वही सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी जो ऑप्शन है बड़ी बोंदू सी ऑप्शन है। आप इसको ये नहीं कह सकते कि ये बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑप्शन दे रखी है। पता ही चल रहा है कि एग्जामिनर जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं बना रहा है, क्वेश्चन को ज़्यादा इजी साइड ही रख रहा है। तो लीगल इक्वालिटी के ये दोनों ही मतलब होते हैं जो A और B में कहा गया है, उन दोनों को ही हमने समझना है। सबसे पहले लीगल इक्वालिटी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये कहाँ से आता है, A.V. डाइसी से आता है। वो रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। उनकी एक राइटिंग है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जो 1885 में पब्लिश होती है। और वहाँ पर बात करते हैं कि देखो, लॉ जब बनाया जाता है उसका कोई आर्बिट्रेरली यूज़ ना कर सके, अपनी मनमर्जियाँ ना कर सके। जो कानून में लिखा गया है वही चलेगा और सब पे लागू होगा, ऐसी बातें वो समझाते हैं। तो 2 प्रिंसिपल पर ये रूल ऑफ लॉ चलता है। सबसे पहले आता है इक्वल सब्जेक्शन टू द लॉ। इसका मतलब है कानून से ऊपर कोई भी नहीं है। यही रूल ऑफ लॉ का मेन प्रिंसिपल है। और दूसरा आता है इक्वल प्रोटेक्शन बाय द लॉ। इसका मतलब होता है सब लोगों को जो है कानून की सुरक्षा मिलेगी, यानी लीगल सेफगार्ड जो है उन्हें मिलेंगे। इसका मतलब ये होता है। तो बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14 में इन दोनों ही प्रिंसिपल को ऐड किया गया है।
उसमें लिखा है साफ साफ, स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ, एक ये प्रिंसिपल, और दूसरा और द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो दोनों ही बात की गई है, ये दोनों ही एस्पेक्ट जो है कवर करता है। अब आपसे ये पूछ रखा है कि कौन सी कंट्रीज़ हैं इनमें से जिन्होंने मार्क्सिस्ट मॉडल ऑफ सोशलिस्ट डेवलपमेंट को चूज़ किया, अडॉप्ट किया। तो मैंने कहा था क्वेश्चन के ऑप्शन ऐसे नहीं बना रखे कि डिफ़िकल्ट कर रखे हैं, इजी कर रखे हैं, जहाँ पर ऑल ऑफ द अबव आता है वो ऑल ऑफ अबव द आंसर हो जाता है। तो बेसिकली मार्क्सिस्ट मॉडल हमें चाइना में देखने को मिलता है। 1949 की रेवोल्यूशन के बाद माओ ने यही चीज़ों पर काम किया है। उसके बाद नॉर्थ कोरिया में देखने को मिलता है। 1948 के बाद इसकी जब फॉर्मेशन होती है तो इसी चीज़ पे काम चलता है। क्यूबा में जब 1959 की रेवोल्यूशन होती है तो फिडल कास्ट्रो के लीडरशिप के अंदर यही मॉडल को अडॉप्ट किया जाता है। इसमें वो बेसिकली यूनिवर्सल हेल्थ केयर, एजुकेशन और इक्वालिटी पर फोकस करते हैं। तो ये सभी कंट्रीज़ जो है इन मॉडल पर जो है काम करती है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी की जो डिमांड है वो 19th सेंचुरी में कौन रेस करता है इनमें से? इसका राइट आंसर है वर्किंग क्लास जो है वो रेस करती है। बेसिकली इंडस्ट्री रेवोल्यूशन आती है 19th सेंचुरी में, और इंडस्ट्री रेवोल्यूशन के चलते हुए वर्कर्स की एक्सप्लॉयटेशन देखने को मिलती है और उनकी वर्किंग कंडीशन ख़राब देखने को मिलती है। जो उन्हें वेतन भी मिलता है बहुत ही ख़राब होता है, कम होता है। तो फैक्ट्रीज़ का राइज़ हो जाता है, ट्रेडिशनल लाइवलीहुड्स जो है वो डिक्लाइन हो रही है। इसके चलते हुए जो इंडस्ट्रियल वर्कर है वो डिमांड करने लगते हैं कि उन्हें उचित वेतन मिलना चाहिए, यानी फेयर वेजेस की बात करते हैं। वर्किंग आवर्स उनके कम कर देने चाहिए, उनकी लिविंग कंडीशंस को अच्छा करना चाहिए। वो सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी की बात करने लगते हैं। तो ये डिमांड वहाँ से ही रेज होती है। ये डिमांड जो है ऐसी वो फाउंडेशन बनाती है सोशलिस्ट और मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजीज़ की। बेसिकली कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखते हैं कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स 1848 में, उसमें ऐसी ही बातें करते हैं। और ब्रिटेन में चार्टिस्ट मूवमेंट होती है 1838 से 1857 चलती है, और उसमें बेसिकली वर्कर्स पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की डिमांड ही कर रही होती हैं। तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड ही चल रही है। उधर से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो लिखा जा रहा है और इधर से वर्कर भी अपनी जो है डिमांड्स रख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सोशल मोबिलिटी एंड चेंज जो सोशल मूवमेंट्स लेकर आती है वो इनमें से किसके बेसिस पे होती है? तो इसका राइट आंसर अब आपको पता ही है क्या होगा, जैसे ऑप्शन बना रखे हैं ऑल ऑफ द अबव ही होगा। तो बेसिकली इसमें सोशल मूवमेंट्स में तीनों चीज़ें कवर की जाती है। चैलेंज, एग्रेशन और प्रोटेस्ट को कवर किया ही जाता है। इनके बेसिस पर, इन कंपोनेंट्स के बेसिस पर बेसिकली वो क्या करना चाहते हैं, सोशल चेंज लेकर आना चाहते हैं। तो ये एक्शंस जब मिलकर काम करेंगे तो सोशल इश्यूज़ को लेकर अवेयरनेस भी बढ़ेगी, लोग जो है मोबिलाइज भी होंगे और वो एक्शन भी लेंगे आगे चलकर, और वहाँ पर पॉलिटिकल सोशल रिफॉर्म्स की वो बातें भी करने लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कि लिबर्टी का जो कंसेप्ट है आज प्रेजेंट फॉर्म में वो मिसिंग था किस टाइम पर, ये बताना है। तो इसका आंसर भी अब आपको पता चल गया होगा। अगर बोथ या ऑल ऑफ द अबव आ रहा है वही आंसर हो रहा है, तो बोथ ए एंड बी है। यानी एशियन टाइम्स और मिडिएवल टाइम्स पर जो लिबर्टी का कंसेप्ट हम आज समझते हैं, ठीक है, जो मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी कहलाता है वो नहीं था। क्योंकि मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ लिबर्टी जो था वो इंडिविजुअल राइट्स की बात करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है, सिविल लिबर्टीज़ की बात करता है, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज़ की बात करता है। जबकि एशियन टाइम में किस चीज़ की बात की जाती है, वहाँ पर लिबर्टी जो थी कलेक्टिव होती थी, कम्युनिटी के साथ होती थी, और पब्लिक लाइफ में पार्टिसिपेट करना जैसे सिटी स्टेट्स में होता था, ग्रीक में, एथेंस में। और वहीं स्लेवरी एग्जिस्ट करती थी, वेमेन को एक्सक्लूड किया जाता है, पर्सनल फ्रीडम नहीं थी। तो इसलिए हम कह सकते हैं वहाँ पर लिबर्टी वैसे काम बिल्कुल नहीं करती थी। मिडिल टाइम्स में देखें तो सोसाइटी बड़ी फ्यूडल थी, हायरार्किकल थी, किंग्स, नोबल, चर्च इनके पास ज़्यादा पावर होती थी, और इंडिविजुअल की लिबर्टी जो थी वो खास मायने नहीं रखती थी, उनके राइट्स मायने नहीं रखते थे। मॉडर्न लिबर्टी आती है एनलाइटनमेंट थिंकर्स के साथ 17-18 सेंचुरी के दौरान, जैसे ही जॉन लॉक अपनी राइटिंग लिखना शुरू करते हैं। फिर फ्रेंच रेवोल्यूशन भी हमें देखने को मिलती है, अमेरिकन रेवोल्यूशन देखने को मिलती है। ये दोनों रेवोल्यूशन जो है लिबर्टी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देती है। कहीं ना कहीं ये कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट ही उनका बनने लगता है, उनके इंस्टीट्यूशन जो है लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। अब कहा गया है कंसेप्ट जो लिबर्टी का है मॉडर्न टाइम्स में, इनमें से किस फिलॉसफी के साथ वो एसोसिएटेड है? इसका राइट आंसर है लिबरलिज्म। बहुत ही ईजी है, लिबरलिज्म के साथ एसोसिएटेड है। क्योंकि लिबरलिज्म की फ़िलॉसफी तो लिबर्टी को हर हालत में प्रोटेक्ट करना चाहती है।
वो इंडिविजुअल राइट्स और फ्रीडम की बात करती है। गवर्नमेंट की पावर को वो लिमिट करना चाहती है। वो फ्री स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, लिबरलिज्म में फ्रीडम ही फ्रीडम है, फ्रीडम की ही बार बार बात करेंगे। सोशल कॉन्ट्रैक्ट का आइडिया लेकर आते हैं, रूल ऑफ लॉ का आइडिया लेकर आते हैं। इनमें जो लिबरल थिंकर्स पाए जाते हैं, जॉन लॉक हो गया, जॉन स्टुअर्ट मिल हो गया, तो ये काफ़ी हद तक इंडिविजुअल की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने की बात करते हैं। लीगल राइट्स में इनमें से क्या क्या चीज़ें आती है वो बताना है। अब इसका भी आंसर आपको पता है, ऑल ऑफ द अबव, तीनों के तीनों ही जो है वो आ जाती है। तो बेसिकली लीगल राइट्स होते हैं जो भी राइट्स स्टेट के द्वारा रिकॉग्नाइज कर लिए जाएं और स्टेट उसे एनफोर्स कर लिया जाए, वो लीगल सिस्टम में ऐड हो गए हैं तो वो लीगल राइट्स बन जाते हैं। यानी उन्हें जो है पीछे से बैकिंग है, सपोर्ट है लॉ की, कानून की। तो बेसिकली सिविल राइट्स हो जाएं, पॉलिटिकल राइट्स हो जाएं, इकोनॉमिक राइट्स हो जाएं, जितने भी अलग अलग राइट्स हो जाएं, जैसे ही उन्हें लीगली रिकॉग्नाइज कर लिया जाता है, लॉ में शामिल कर लिया जाता है, तो वो लीगल राइट्स ही बन जाते हैं। अब आपसे ये पूछ रखा है इन देयर एसेंस राइट्स आर, मतलब ये पूछ रखा है अपने मूल में अधिकार क्या होते हैं। इसका क्या मतलब, इसका राइट आंसर है वो एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल लाइफ होते हैं। ये क्या मतलब बनता है, इसको थोड़ा समझें हम। वो कहते हैं राइट्स जो हैं वो सोशली कंस्ट्रक्ट होते हैं। सोसाइटी की जो ज़रूरतें हैं, जो नीड्स हैं, जो उसकी वैल्यूज़ है, जो उसके मूल्य हैं, वहाँ से उत्पन्न होते हैं। तो राइट्स वहाँ से आते हैं। तो राइट्स आप ये नहीं कह सकते कि लीगल होते हैं या मॉरल के बेसिस पे होते हैं, मोरालिटी के बेसिस पे होते हैं, नहीं होता है। तो ग्रामर ऑफ पॉलिटिक्स में लस्की ने भी ये चीज़ क्लियर की है कि राइट्स जो है एक सोशल लाइफ की कंडीशन है जिसके बिना इंसान जो है अपना सबसे बेस्ट रूप तो देख ही नहीं सकता है। तो राइट्स चाहे लीगल या मॉरल फॉर्म ले ले, लेकिन वो कहीं ना कहीं उनका जो कोर रहता है वो सोशल लाइफ के साथ ही जुड़ा होता है, ये आपने ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है लीगल जस्टिस ब्रॉडली जब अप्लाई की जाती है तो किस कॉन्टेक्स्ट में की जाती है, कौन सा राइट होना चाहिए। जस्टिस अकॉर्डिंग टू लॉ, यहाँ पर राइट होना चाहिए। हालांकि यहाँ पर बोथ ए एंड बी आपको लग रहा होगा, यहाँ पर जो है मैं कह सकता हूँ कि हाँ इन्होंने ऑप्शन जो है थोड़ी टाइटली बना दी है। तो एक बार समझ लेते हैं कि इसके मायने क्या है। लीगल जस्टिस जो है एक उस एडमिनिस्ट्रेशन को रेफर करता है जहाँ पर जस्टिस जो है लॉ के आधार पर दी जाती है। जो स्टेट ने लॉ बनाया है उसके आधार पर दी जाएगी, उसके बेसिस पे दी जाएगी। तो बेसिकली क्या ध्यान रखना होगा कि जो लॉ है वो यूनिफॉर्मली एप्लीकेबल हो, सब जगह पर सेम जैसे ही अप्लाई किया जाए। लीगल प्रोसीजर हो गए, इंस्टीट्यूशन हो गए जो लॉ को बना रहे हैं, इन्फोर्स कर रहे हैं। लॉ में इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए, प्रेडिक्टेबिलिटी होनी चाहिए। प्रेडिक्टेबिलिटी का मतलब ये है कि अगर ये करोगे तो क्या सज़ा मिलेगी, ये सारी चीज़ें पहले से ही मेंशन होनी चाहिए। आर्बिट्रेरी कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली जस्टिस यहाँ पर डिफाइन की जाती है, जो लॉ में लिखा गया है वही जस्टिस है। इसमें मॉरली और एथिकल क्या हो वो नहीं देखा जा रहा, लॉ ठीक है या गलत है ये भी नहीं देखा जा रहा। लॉ बना दिया गया है और उसको ठीक से फॉलो किया जा रहा है। अगर किया जा रहा है तो लीगल जस्टिस जो है वहाँ पर है। तो जॉन अस्टिन एक थिंकर आते हैं जो ऐसी जस्टिस की बात करते हैं अपनी राइटिंग द प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन 1832 में इनकी पब्लिश होती है ये बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है पॉलिटिकल पार्टीज जो है एक एजेंसी की तरह काम करती है जो डेमोक्रेसी को वर्केबल बनाती है, मतलब कार्यशील बनाती है। अब आपने ये बताना है इनमें से वो क्या करते हैं, उनकी मोटिव फोर्स क्या होती है, क्या चीज़ वो कर रहे हैं मेनली। तो पब्लिक ओपिनियन वो फॉर्म कर रहे हैं, इस पे ज़्यादा काम करती है पॉलिटिकल पार्टीज़। तो कैसे पब्लिक ओपिनियन फॉर्म करते हैं, जैसे कि इंटरेस्ट होते हैं लोगों के अलग अलग, उनको एग्रीगेट करते हैं, उनकी डिमांड्स को आर्टिकुलेट करते हैं, रखते हैं सामने, अपने मैनिफेस्टो में लिखते हैं या वादा करते हैं हम लेकर आएंगे, डिबेट के लिए प्लेटफॉर्म्स देते हैं और जो वोटर्स एजुकेट होते हैं वो कैंपेन कर सके, मैनिफेस्टोज़ में जो है काम कर सके। और इसी के साथ एक नाम आता है थिंकर का, वो है शेट्सनाइडर, जो अपनी बुक पार्टी गवर्नमेंट जो 1942 में लिखते हैं, कहते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी जो है पार्टीज़ के बिना तो चल ही नहीं सकते, हम सोच भी नहीं सकते, अनथिंकेबल है। तो मैनिफेस्टो के थ्रू, रैलीज़ के थ्रू, डिबेट्स के थ्रू, चाहे चुनावी वादे हो जाएं, पार्टीज़ बेसिकली क्या करते हैं, पब्लिक ओपिनियन बनाते हैं कि इश्यूज़ को लेकर जो पॉलिसीज़, रिफॉर्म्स और इकोनॉमी और गवर्नेंस को चलाने में जो काम आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा रखा है पोस्ट बिहेवियरिज्म के कौन से कीवर्ड्स हैं वो आपने बताने हैं। इसका राइट आंसर है रेलेवेंस एंड एक्शन। अब इसका मतलब क्या है, पोस्ट बिहेवियरिज्म इमर्ज होता है 1960s में। बेसिकली बिहेवियर मूवमेंट के अगेंस्ट ये एक मूवमेंट आती है
जो बेसिकली ये कहती है कि पॉलिटिकल साइंस जो है महज एम्पिरिकल साइंटिफिक या वैल्यू फ्री रिसर्च बन के ना रह जाए। तो डेविड ईस्टन ये जो शिफ्ट आती है ऐसी समझ में, उसकी एक लीडिंग फिगर है। वो कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस पहले बात तो जो सोशल प्रॉब्लम्स उठाएं वो रेलेवेंट होनी चाहिए और मीनिंगफुल एक्शन उसमें ऐड होना चाहिए। इसका मतलब ये है अगर आप कोई भी रिसर्च करो तो वो रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स के साथ एसोसिएट होनी चाहिए। और स्कॉलर्स का काम सिर्फ प्रॉब्लम को ऑब्जर्व करना नहीं है, सोसाइटी को चेंज करना भी है, तो उनको एक्शन भी लेना पड़ेगा। तो एक्टिविस्ट की तरह काम करें वो। हैरोल्ड लैसवेल ने बिहेवियर एवोल्यूशन में एक स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन दी है। कौन सी थ्योरीज या कौन से टूल डेवलप करके दिए वो बताना है। इसका राइट आंसर है कंटेंट एनालिसिस और साइको एनालिटिकल थ्योरी जो है उन्होंने डेवलप की है। तो पॉलिटिकल साइंस में लेसवेल का काम ये है कि बेसिकली उन्होंने कंटेंट एनालिसिस करना सिखाया कि कैसे जो है आप कम्युनिकेशन, स्पीचेस और प्रोपोगंडा को सिस्टमेटिकली एनालाइज करते हो, और वहीं साइको एनालिटिकल भी वो करते हैं, और वहीं वो साइको एनालिटिकल की थ्योरी भी वो देते हैं, जहाँ पर बेसिकली फ्रूड की साइकोलॉजी और उसके मेथड को यूज़ करते हैं क्या अंडरस्टैंड करने के लिए कि पॉलिटिकल लीडर कैसे बिहेव करते हैं, उनकी कोई एक्शंस के पीछे कौन कौन सी मोटिवेशन रहती है। तो बेसिकली ये जो मेथड है ये जाना जाता है कौन क्या कहता है, किस चैनल में कहता है, किसको कहता है, किस इफ़ेक्ट से यानी किस प्रभाव के साथ कहता है, ये सारी क्वेश्चन कहते हैं अगर आप पूछोगे तो बेसिकली आप जो है कंटेंट और साइको एनालिसिस कर ही रहे हो उस चीज़ का। और इनकी फेमस बुक भी है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ। ये 1936 में पब्लिश होती है और इसी में वो बेसिकली अपना ये फ्रेमवर्क देते हैं। नेक्स्ट हम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में पहला एक बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा गया है कि यूटिलिटेरियन फिलॉसफी के चीफ एक्सपोनेंट कौन है। हम सबको पता है वो बेंथम है। बेंथम का नाम सबसे पहले आता है जब यूटिलिटेरियनिज्म की बात होती है। तो बेसिकली बेंथम क्या कहते हैं यूटिलिटेरियनिज्म में, कहते हैं एक प्रिंसिपल काम करता है, वो है ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस प्रिंसिपल। अब इस प्रिंसिपल का मतलब है कि अगर किसी भी एक्शन को हमने जज करना है कि बेस्ट एक्शन क्या है, तो क्या पैमाना होना चाहिए, हमें ये देखना है कि उसने हैप्पीनेस को कितना मैक्सिमाइज़ किया और पेन को कितना मिनिमाइज़ किया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए जो हैप्पीनेस लेकर आ रही है चीज़, वो अपने आप में जर्मी बेंथम कहते ठीक है। तो उनकी एक राइटिंग है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन जो 1789 में पब्लिश होती है। तो यहाँ पर वो बेसिकली यूटिलिटेरियनिज्म के प्रिंसिपल को हमें समझाते हुए सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ स्टेट किसको कहा गया है, ये किसने कहा, ये किसका कोट है कि स्टेट इज़ द मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ। ये हीगल का कोट है, फेमस कोट है, इजी क्वेश्चन है। तो हीगल बेसिकली ये क्यों कहते हैं, ऐसे क्यों कहते हैं कि स्टेट का मतलब ऐसे है जैसे धरती पर भगवान पधारे हों, तो ऐसे क्यों कह रहे हैं वो। फिलॉसफी ऑफ राइट सबसे पहले रखो, उनकी बुक का नाम याद रखो, 1820 में आती है। यहाँ पर ही वो बात करते हैं, वो बेसिकली कहते हैं स्टेट जो है ना एथिकल स्पिरिट को एक्चुअलाइज कर चुकी है। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले ये समझ लो कि वो कहते हैं कि स्टेट जब से आ रखी है, इसका मतलब है हम फ्रीडम, मोरालिटी और रैशनल की जो पीक होती है, जो हाईएस्ट एक्सप्रेशन होता है उसका इस दुनिया में अचीव कर चुके हैं स्टेट के ज़रिए। स्टेट तभी एग्जिस्टेंस में आई है। तो स्टेट उनके लिए कोई सरकार नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, कोई पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन नहीं है, रैदर ये एक एम्बॉडीमेंट है यूनिवर्सल रीज़न और एथिकल लाइफ की। अब इसका मतलब क्या होगा, इसको एक एग्जांपल से समझो। ट्रैफिक रूल्स बनाए जाते हैं, ठीक है, लाइट्स बनाई जाती है, किस पे रुकना किस पे जाना, ये सारी चीज़ें वो क्यों बनाई जाती है, वो इसलिए बनाई जाती है ताकि आप अपने स्मूथली अपने रास्ते से निकलते जाए बिना किसी एक्सीडेंट्स के। तो ये जो रैशनैलिटी है जो ट्रैफिक रूल्स में पाई जाती है, ये कहीं ना कहीं आपको जो है लाइफ और भी ज़्यादा बेटर कर रही है। तो सिमिलरली स्टेट भी इसी चीज़ के लिए आई है, ह्यूमंस की लाइफ को और ज़्यादा बेहतरीन करने के लिए आई है, आपके लिए ही आई है। इसलिए ये वो स्टेट कहते हैं, वो एक ऑर्गन हो गया या एक ऐसा इंस्टीट्यूशन हो गया जिसमें आप ट्रू फ्रीडम रियलाइज़ कर सकते हो। अगर स्टेट को हटा दोगे तो ट्रू फ्रीडम जो है आपकी ख़त्म हो जाएगी हीगल के अकॉर्डिंगली। इसलिए बहुत मानते हैं कि स्टेट का आना तो ऐसे है जैसे भगवान आ गए हो, मतलब उद्धार करने आ गए हो दुनिया का, ऐसे कहते हैं। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के क्वेश्चंस को हम अब सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है कि इनमें से विमेन ऑर्गेनाइजेशन को लेकर
कौन क्रिटिकल रहता है? वो कहते हैं कि मासेस को मूवमेंट में नहीं लेकर आते हैं। कौन कहता है? तो गांधी जी कहते हैं। तो गांधी जी बेसिकली वुमेन ऑर्गेनाइजेशन को अपने टाइम पर क्रिटिसाइज़ करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है वो मासेस को पार्टिसिपेट ही नहीं करा पाए। क्योंकि उनका कहना है वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो ज़्यादा संगठित की गई थी, ज़्यादा चलाई जा रही थी, वो बेसिकली एलीट वुमेन थी, अपर क्लास से, अर्बन एरिया से थी। और वहीं जो रूरल क्लास की वुमेन थी, जो विलेजेस में काम कर रही थी, जिनको पॉवर्टी, इलिटरेसी, लैक ऑफ बेसिक सर्विस के साथ भी जूझना पड़ रहा है, उनकी प्रॉब्लम्स को देखा नहीं गया, उनको समझा नहीं गया और उनको शामिल ही नहीं किया गया है जो वुमेन मूवमेंट्स चल रही थी उस टाइम की। तो वहाँ पर वो कहते हैं यहाँ पर वुमेन एम्पावरमेंट को स्ट्रॉन्गली वो एडवोकेट करते हैं और कहते हैं ध्यान देने की ज़रूरत थी इन एरियाज़ पर, ऐसी वुमेन्स, ऐसी औरतों पर भी जो नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला समिति मूवमेंट बंगाल में कौन फाउंड करता है? ये नया होगा शायद आपके लिए, नलिनी दत्त उसे करते हैं। तो ये नाम अब याद रख लेना, जहाँ पर भी ये नाम आएगा, नलिनी दत्त, बंगाल और महिला समिति मूवमेंट, ये तीनों का लिंक आपको याद रखना है। और बेसिकली वो विमेन को एम्पावर करने की बात करते हैं, सोशल स्टेटस इम्प्रूव करने की बात करते हैं, वो इनकरेज करते हैं कि उनकी पार्टिसिपेशन हो सोशल रिफॉर्म्स में, एजुकेशन में, हेल्थ में हो। यही बेसिकली इनका काम था। चाइल्ड मैरिज, विमेन एजुकेशन, एम्पावरमेंट जैसे इश्यूज़ को जो एड्रेस करने के लिए ही बनाई जाती है कॉलोनियल पीरियड में। अर्थशास्त्र इनमें से किसने लिखा है? यह क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही ईजी, आपको पता है, कौटिल्य ने लिखा है। ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, लेकिन इसमें जो समझने वाली चीज़ है, कौटिल्य जिसको हम चाणक्य भी कहते हैं, अर्थशास्त्र पॉलिटिकल साइंस का एक अर्लीस्ट वर्क है। पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स दोनों का है। तो इसमें बेसिकली स्टेट कैसे चलाई जा सकती है, उसके रिसोर्सेज को कैसे मैनेज किया जा सकता है, मिलिट्री को हमने कैसे ऑर्गेनाइज करना है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस के साथ हमने कैसे डील करना है, इंटरनली हमने सरकारें कैसी चलानी है, ये सब कुछ इसमें डिटेल्ड में मेंशन किया गया है। अर्थशास्त्र को रिडिस्कवर किया गया था 1905 में। इंडियन स्कॉलर, उनका नाम है आर श्यामा शास्त्री, और वो मैसूर की लाइब्रेरी में ये मैन्युस्क्रिप्ट उनको मिलती है, वो पब्लिश करते हैं इसको, इंग्लिश ट्रांसलेशन कर 1915 में। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब आपको ये पूछा गया है कि डेवलपमेंट कैन बी सम्ड अप एज डैश इक्विलिब्रियम, गांधी जी के अकॉर्डिंगली वो डैश जो है ना वो फिल करनी है। तो क्या हो सकती है, कौन से इक्विलिब्रियम की वो बात करते हैं? क्या वो सोशल है, क्या वो पॉलिटिकल है? वो एक्चुअली स्पिरिचुअल इक्विलिब्रियम है। एक बार समझ लेते हैं कि स्पिरिचुअल इक्विलिब्रियम क्या है। तो गांधी जी कहते हैं डेवलपमेंट जो है वो स्पिरिचुअल बिलीफ से जो है इन्फ्लुएंस होनी चाहिए, कि उसका फोकस होना चाहिए मॉरल और एथिकल ग्रोथ पर। सिर्फ मटेरियल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं होनी चाहिए कि आपने मटेरियल वेलबींग बहुत ज़्यादा कर ली, आपने इकोनॉमी ग्रो कर ली, जीडीपी बढ़ा दी कंट्री की, ये सारी चीज़ों पर वो कहते हैं नहीं फोकस होना चाहिए। फोकस होना चाहिए मॉरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ पे। अगर आपकी कंट्री में इकोनॉमिक वेलबींग अच्छी चल रही है, मटेरियल वेलबींग अच्छी चल रही है, लेकिन वहीं आपकी कंट्री में स्पिरिचुअल वैल्यूज़ और मॉरल वैल्यूज़ का डिक्लाइन हो रहा है, तो सही नहीं है। तो यही स्पिरिचुअल इक्विलिब्रियम है। ब्रह्म समाज या ब्रह्मो समाज भी जिसे कहते हैं, इनमें से किसने फाउंड किया था? मोस्टली लोगों को पता होता है, राजा राम मोहन रॉय जो है इसका राइट आंसर है। 1828 में वो बेसिकली इसे फाउंड करते हैं। ये क्या है? एक रिलीजियस और सोशल रिफॉर्म्स को लेकर ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया में काम कर रही थी। बेसिकली सती को अबॉलिशन करने के लिए, चाइल्ड मैरिज ख़त्म करने के लिए, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए काम करती है। यही इसका मेजर वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु कौन थे? ये आपने बताना है। बहुत लोगों को पता होता है, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे। क्यों थे भाई? क्योंकि देखिए 1896 में इनकी पहली मुलाकात होती है पुणे में, फर्गसन कॉलेज में ये मिलते हैं, और वहाँ से ही गांधी जो है गोखले के फ़ैन हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है गोखले जिस तरह से पॉलिटिकली लीड कर रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही उम्दा है। उनका जो लीडरशिप स्टाइल है, उनका जो ट्रुथ, अहिंसा या जस्टिस को लेकर कमिटमेंट हमें गांधी जी की लीडरशिप में दिखती है, वो कहीं ना कहीं गोखले से ही प्रेरित थी। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के क्वेश्चंस को, और इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन आपको पूछ रखा है वो ये है कि इमेजिन कम्युनिटी का जो आइडिया है एंडरसन का, उसको किसने क्रिटिसाइज़ किया है? ये आपने बेसिकली बताना है कि वो इनएडुकेट है, पोस्ट कॉलोनियल सोसाइटीज़ में फिट नहीं बैठता है। इसका राइट आंसर है पार्था चटर्जी उसे क्रिटिसाइज़ करते हैं। समझ लेते हैं क्या है। पहले तो एंडरसन जो है, जिसका पूरा नाम है बेनेडिक्ट एंडरसन, उन्होंने इमेजिन कम्युनिटी का आइडिया दिया है। इमेजिन कम्युनिटी का जो आइडिया है, यही बुक का नाम है इमेजिन कम्युनिटीज़। 1983 में ये पब्लिश करते हैं। ये कहते हैं जो नेशंस होते हैं, जो राष्ट्र होते हैं, वो कल्चरल कंस्ट्रक्ट होते हैं।
एक्चुअल में ऐसे नहीं होते, इमेजिन्ड होते हैं। अब इनको इमेजिन इसलिए कहा जाता है, नेशन को ये इमेजिन कम्युनिटीज़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये कहते हैं कम्युनिटीज़ ऐसी है कि कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं है, फेस टू फेस नहीं जानता है, लेकिन इमेजिन कर रखा है कि हमारे जैसे ऐसे लोग रहते हैं, हमारी जैसी भाषा बोलते हैं, हमारे जैसा धर्म है, ऐसे करके उन्होंने इमेजिन कर रखा है। एक्चुअली उन लोगों को जानते तक भी नहीं है। क्योंकि एंडरसन का एक आइडिया है कि कम्युनिटीज़ जो होती है उसका मतलब ये है कि एक दूसरे को जानते हो, जैसे विलेज में होती है, फेस टू फेस जानते हो, नाम से जानते हो, अच्छे से जानते हो। लेकिन आप अपने देशवासियों को ले लो तो आप जानते नहीं हो, उनको पहचानते नहीं हो, बट फिर भी किसी तरह से कनेक्टेड फील करते हो। तो है तो ये कहते हैं कम्युनिटीज़, बट फिर भी ये इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ है। चैटर्जी कहते हैं एंडरसन का ये जो आइडिया है पार्शियली ठीक भी है, लेकिन इसकी यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी नहीं हो सकती, खासकर पोस्ट कलोनियल वर्ल्ड में। क्योंकि चैटर्जी की एक बुक आती है, पार्था चैटर्जी की एक बुक है द नेशन एंड इट्स फ्रेगमेंट्स, कलोनियल एंड पोस्ट कलोनियल हिस्ट्रीज, जो 1993 में आती है। अब इसमें वो कहते हैं कि एंडरसन का ये जो मॉडल है ना इमेजिन कम्युनिटीज़ वाला, ये यूरोसेंट्रिक है, यूरोप की कंट्रीज़ के लिए ठीक है, वहाँ पर अप्लाई होता है। लेकिन जैसे ही हम कॉलोनाइज सोसाइटीज़ पर अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, पोस्ट कलोनियल सोसाइटीज़ पे लगाने की इसको कोशिश करते हैं, तो वहाँ पर ये ठीक नहीं बैठता है, क्योंकि उनका अपना एक नेशनलिज्म है, उनका एक अपनी ट्रेजेक्टरी है मॉडर्निटी के तरफ जाते हुए। जैसे कि कहते हैं इंडिया की एग्जांपल ले लो, वो भी एक पोस्ट कलोनियल सोसाइटी है, तो वहाँ पर नेशनलिज्म जो है सिर्फ वेस्ट की कॉपी नहीं है, रादर उस पर रीवर्कड किया गया है, कुछ कलोनियल रूल के कॉन्स्टेंट के विदिन किया गया है। तो इसलिए वो कहते हैं कि एक स्पिरिचुअल डोमेन को भी हमें कवर करना चाहिए। फैमिली, रिलीजन, ट्रेडिशन, ये सभी चीज़ें जो है कॉलोनाइज सोसाइटीज़ में अपनी आइडेंटिटी असर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जो है वेस्टर्न आइडिया ऑफ नेशनलिज्म या इमेजिन कम्युनिटी का आइडिया बिल्कुल सही तरीके से नहीं चलता, उसको ऐसे समझ नहीं सकते हैं, वहाँ पर वो उन्हें कमी देखती है और क्रिटिसाइज़ करते हैं। अब आपसे ये पूछा गया है जो डेवलपमेंट का मॉडल है यूरोपियन और एशियन कंट्रीज़ में अडॉप्ट किया जाता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, वो मॉडल इनमें से कौन सा है? इसका राइट आंसर है वो सोशलिस्ट मॉडल है जो अडॉप्ट किया जाता है। अब सोशलिस्ट मॉडल में क्या है, क्या किस चीज़ को अडॉप्ट किया जाता है? तो बेसिकली की जो इंडस्ट्रीज़ होंगी उसकी स्टेट के पास ऑनरशिप होगी, इकोनॉमिक प्लानिंग जो होगी सेंट्रलाइज्ड होगी, वेल्थ में जो इनक्वालिटी है उसको रिड्यूस करने के लिए वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की पॉलिसीज़ होंगी, पब्लिक वेलफेयर या एजुकेशन, हेल्थ केयर, हाउसिंग को लेकर यूनिवर्सल एक्सेस की पॉलिसी होगी। सोवियत यूनियन ने एक की रोल प्ले किया था ऐसा मॉडल डेवलप करने में और इन्फ्लुएंस किया था बहुत सारी ईस्टर्न यूरोप, एशियन, अफ्रीकन कंट्रीज़ जो कॉलोनाइज्ड थी पहले, और धीरे धीरे जैसे जैसे उन्हें फ्रीडम मिल रही वो सबसे पहले इसी मॉडल की तरफ जाते हैं। तो सोशलिस्ट मॉडल ने काफ़ी इन्फ्लुएंस किया है इकोनॉमी को। कुछ नोटेबल एग्जांपल है, चाइना आ जाता है, इंडिया आ जाता है, मैनी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ आ जाती है, जिसमें ईस्ट जर्मनी, पोलैंड, हंगरी की एग्जांपल आ जाती है। ये सभी लोग जो है लिबरल कैपिटलिज्म का जो अल्टरनेटिव एग्जिस्ट करता था सोशलिस्ट मॉडल, उसको शुरुआत में लेकर आते हैं, चाहे धीरे धीरे बाद ये भी जो है लिबरल कैपिटलिज्म की तरफ मूव करते हैं। अब आपसे ये पूछा गया है कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का मेजर सोर्स क्या है? क्योंकि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसको कहते हैं अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन, लिखा नहीं गया है। तो फिर है कहाँ पर, ये सारी बातें कहाँ पर लिखी गई है, वो सोर्स आपने मेजर सोर्स बताना है। तो वो सोर्स है स्टैचूज़। ये क्या होता है? ये बेसिकली पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए लॉ है। इसमें ये कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट नहीं है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हो सकते हैं, और यहाँ पर सारी जो है कॉडिफाइड किया गया है ब्रिटिश की कॉन्स्टिट्यूशन में कि क्या क्या चीज़ें होंगी, फंडामेंटल राइट्स सिटीज़न को कैसे होंगे, गवर्नमेंट की स्ट्रक्चर कैसे काम करेगी, पॉलिटिकल सिस्टम के और जो इंस्टीट्यूशन है वो कैसे काम करेंगे, ये सब कुछ स्टैचूज़ में लिख रखा है वहाँ के। तो यही चीज़ है, जैसे कि एग्जांपल के लिए कुछ ऐसे हैं भी, मैग्ना कार्टा आ जाता है, उनका एक्ट ऑफ यूनियन आ जाता है, पार्लियामेंट ऑफ एक्ट आ जाते हैं, 1911 1949 के आ जाते हैं। ये सभी कहीं ना कहीं यूके का कॉन्स्टिट्यूशन बिल्ड करते हैं। अब आपसे ये पूछा गया यूएस का कॉन्स्टिट्यूशन इनमें से किस डॉक्ट्रिन पर यानी किस सिद्धांत पर काम करता है? इसका राइट आंसर है सेपरेशन ऑफ पावर्स पर करता है। तो सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया बहुत फेमस है, मंटेस्क्यू ने दिया है अपनी बुक स्पिरिट ऑफ लॉज, 1748 में आती है। उसी से प्रभावित है यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, और वो जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का आइडिया है उसको इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। वो कहते हैं गवर्नमेंट की 3 ब्रांचेस रहेगी, एक लेजिस्लेचर होगा, दूसरी एग्जेक्टिव और तीसरी जुडिशरी। तीनों जो है
इनकी पावर सेपरेट होगी। क्यों सेपरेट होगी? क्योंकि कोई भी एक ब्रांच ज़्यादा पावरफुल ना बन जाए, ज़्यादा डोमिनेट ना करने लगे। सो चेक एंड बैलेंस जो है बना रहेगा। सेपरेशन ऑफ पावर का बेसिकली यही आइडिया है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो है किसी इनमें से एक कंट्री का एक यूनिक फीचर है, वो बताना है कौन सी कंट्री है। राइट आंसर है फ्रांस का ये एक यूनिक फीचर है। फ्रांस में एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बात की जाती है। बेसिकली ये रेफ़र करता है एक ऐसी लॉ की बॉडी को जहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज कैसे गवर्न की जाएगी, क्या उनका काम रहेगा। तो ये फ्रेंच लीगल सिस्टम का एक इवॉल्व सिस्टम है जो धीरे धीरे जो है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की तरफ जाता है और काम करता है। इसमें बेसिकली फोकस क्या होता है कि जो इंडिविजुअल है और स्टेट है उनमें जो रिलेशन रहेगा, जैसे कि उसमें जो रिलेशन इस्टेब्लिश करने वाली कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एजेंसीज होगी, कुछ एडमिनिस्ट्रेशन के काम रहे होंगे, वो कैसे काम करेंगे, वो कैसे चलेंगे, किन वे में करेंगे। तो ये सारा जो सिस्टम है ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ही कहलाता है। और ये फ्रेंच या फ्रांस कंट्री का जो है अपना एक यूनिक कंसेप्ट है। अब आपसे ये पूछा गया है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का इनमें से हाईएस्ट ऑर्गन कौन सा है? वो है एनपीसी। एनपीसी क्या होता है वो समझते हैं हम। इसे कहते हैं नेशनलिस्ट पार्टी कांग्रेस। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक हाईएस्ट ऑर्गन है। इसका मतलब ये पार्टी की ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर में सबसे पीक में ये आता है। अब एनपीसी जो है हर 5 साल बाद मिलती है, जो मेजर पॉलिसी डायरेक्शन डिसाइड करती है, पार्टी की लीडरशिप के बारे में डिसाइड करती है। एनपीसी में 2000 से भी ज़्यादा डेलीगेट्स होते हैं और ये जो डेलीगेट्स होते हैं ये चाइना के जो टॉप लीडर्स आते हैं सीपीसी के, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, वो मिलाकर एनपीसी बनता है। तो इसमें सीनियर लीडर्स होते हैं। तो ये बेसिकली इस पार्टी की सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल रोल प्ले करती है, जो ये बताएगी कि आने वाले टाइम पर चाइना को कहाँ ये लेकर जाने वाले हैं, क्या करने वाले हैं। पार्टीज़ में अगर किसी तरह के कोई चेंज करने, लीडरशिप में किसी तरह के कोई चेंज करने, उसके लिए ये सभी डिसीज़न लिए जाते हैं। तो जो टिपिकली पावरफुल लीडर चाइना के होते हैं वो इसी में आते हैं। जर्मन स्टेट के जो हेड है वो इनमें से कौन होते हैं? वो होते हैं फेडरल प्रेसिडेंट। वो जर्मन स्टेट के हेड होते हैं, उन्हें फेडरल प्रेसिडेंट कहा जाता है। तो बेसिकली ये फॉर्मल हेड होते हैं जर्मनी स्टेट के। करंटली अगर देखें तो फ्रैंक वाल्टर स्टेनमायर का नाम आता है। तो फेडरल प्रेसिडेंट ऑफ जर्मनी बेसिकली एक सेरेमोनियल रोल होता है, जैसे इंडिया का प्रेसिडेंट है वो भी एक सेरेमोनियल रोल प्ले करते हैं कि कंट्री के जो ऑफिशियल फंक्शन हैं, जब बिल को साइन करने हैं, तो ऐसी ऐसी चीज़ें करती है, कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। सेम वैसे ही रोल प्ले करते हैं। एक्चुअल पावर इनके पास नहीं होती है। एक्चुअल पावर जिसके पास होती है उसे हम फेडरल चांसलर कहते हैं। तो जो जैसे इंडिया में हमारे पास प्राइम मिनिस्टर के पास पावर है, जैसी वहाँ पर फेडरल चांसलर के पास है। अभी करंटली जो वहाँ के फेडरल चांसलर चल रहे हैं उनका नाम है ओलाफ स्कॉल्स। और बेसिकली ये डे टू डे एक्टिविटी होगी, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग होंगे, जो भी डिसीज़न लेने हैं उसका काम करते हैं फेडरल चांसलर का काम वो है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मार्केट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट हैज़ बीन एन एनिमी ऑफ विच थिंग। तो ये आपने बताना है कि जो डेवलपमेंट का मार्केट मॉडल है वो किसका दुश्मन रहा है। इसका राइट आंसर है सोशल इकोनॉमिक इक्वालिटी का। क्यों, यह समझने की ज़रूरत है। मार्केट मॉडल ऑफ डेवलपमेंट फ्री मार्केट की बात करता है, मिनिमल स्टेट इंटरवेंशन की बात करता है। ये इकोनॉमिक ग्रोथ पर काफ़ी ज़्यादा एम्फेसाइज करता है और इसके चलते हुए जो सोशल इकोनॉमिक इनक्वालिटीज़ आती है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। तो यही एक इसका क्रिटिसिज्म देखा गया है। तो मार्केट मॉडल में बेसिकली वेल्थ जो है फ्यू के हैंड में आ जाएगी, मतलब कुछ चंद लोग ही होंगे जो ज़्यादा अमीर बनते जाएंगे, जिसके चलते हुए जो गैप है इकोनॉमिकली और रिसोर्सेज को लेकर एक्सेस है और लिविंग स्टैंडर्ड्स कंडीशन है, जो वन सेक्शन ऑफ सोसाइटी है उसको तो सब मिल जाएगा और दूसरे सेक्शन को हो सकता है बहुत कम मिले। जी, ये जो मॉडल है मार्केट मॉडल, ये ट्रिकल डाउन थ्योरी में बिलीव करता है। ये कहते हैं अगर जो टॉप वाले लोग अमीर होंगे तो नीचे वाले अपने आप उन पे तक भी प्रोग्रेस होती रहेगी, उनको भी ग्रोथ जो है मिलती रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि मार्केट मॉडल में सोशल वेलफेयर को इग्नोर करके प्रॉफिट को प्रायोरिटाइज़ किया जाता है, लेबर की एक्सप्लॉइटेशन की जाती है, रिसोर्सेज की एक्सप्लॉइटेशन की जाती है, खास करके जहाँ पर इकॉनमीज़ लेस रेगुलेट होती है। तो इसके चलते हुए वेल्थ, एजुकेशन और हेल्थ केयर में इनक्वालिटीज आ जाती है, क्लास डिवीज़न जो है वो भी बढ़ने लगता है। तो ये जो इकोनॉमिक इनक्वालिटी आती है ये कहीं ना कहीं रिच को बेनिफिट करती है, पुअर को स्ट्रगल करना पड़ता है। और यही क्रिटिसिज्म को लेकर बेसिकली कहा जाता है कि सोशियो इकोनॉमिक इनक्वालिटी पर काम
ये नहीं करता है उसका ये दुश्मन है। डेविड ईस्टन ने 7 मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स बताए हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म के और उनको डिस्क्राइब किया है। कैसे डिस्क्राइब किया, क्या कहकर डिस्क्राइब किया है? उनको कहकर डिस्क्राइब किया है क्रेडो ऑफ रेलेवेंस। तो ये जो 7 वो फीचर्स बताते हैं पोस्ट बिहेवियरलिज्म के, उनको क्रेडो ऑफ रेलेवेंस भी वो कहते हैं। तो वो कौन कौन से 7 हैं? जैसे कि पॉलिटिकल साइंस जो है वो वैल्यू फ्री नहीं होनी चाहिए। पोस्ट बिहेवियरलिज्म है, बिहेवियरलिज्म नहीं है, तो पहले पढ़ लेना आप ध्यान से। और वैसे बिहेवियरलिज्म और पोस्ट बिहेवियरलिज्म में क्या डिफरेंसेस होते हैं उसकी एक वीडियो यूट्यूब पे मैंने बना रखी है, डिटेल में जाकर पढ़िए, वहाँ डेविड ईस्टन का ये भी कंसेप्ट क्लियर करा रखा है मैंने। तो सब्सटेंस टेक्निक से पहले आना चाहिए, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को जो वैल्यूज़ है उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए, सोशल चेंज पे काम करना चाहिए। पोस्ट बिहेवियरलिज्म जो है एक्शन पर लेकर ज़्यादा फोकस करता है, ना कि सिर्फ आप साइंस बिल्ड करते रहो। पॉलिटिकल साइंस जो है जो पॉलिटिक्स की ब्रूट रियलिटीज़ है उससे टच उसका नहीं जाना चाहिए। अर्जेंट जो ह्यूमैनिटीज़ में या पॉलिटिकल साइंस का जो प्रोफेशन है उसको पॉलिटिसाइज करने की इसमें बात की जाती है कि आपको भी पॉलिटिकली एक्टिव होना चाहिए सो दैट यू कैन मेक ए चेंज। इंस्टीट्यूशनल अप्रोच कंसर्न है इनमें से किस चीज़ के साथ, वो आपने बताना है। तो क्या आंसर हो सकता है? जहाँ पर दोनों आ जाए, बोथ ए एंड बी, तो हाई चांसेस है यही आंसर होगा। इस पेपर का कुछ पैटर्न ऐसे ही चल रहा है। तो ये दोनों चीज़ों की स्टडी करता है। तो बेसिकली ये सोशल इंस्टीट्यूशन की तो स्टडी करता है, फैमिली, चर्च हो गया, ये सब चीज़ों की, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन की भी ये स्टडी करता है। लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट हो गया, एग्जेक्टिव हो गया, जुडिशरी हो गया, इन सब चीज़ों पर ये काम करता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो किसके साथ एसोसिएटेड है? वो यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस के साथ है। अब यहाँ पर बोथ एंड ए एंड बी नहीं है, ठीक है, यहाँ पर सिस्टम एनालिसिस है। कहीं कहीं पर एक्सेप्शन रूल भी चल रहा है हमारा। तो सिस्टम एनालिसिस में पाया जाता है, डेविड ईस्टन का जो मॉडल है उसमें फीडबैक की वो बात करते हैं। वो कहते हैं सिस्टम में इनपुट्स आती है, लोग डिमांड रखते हैं सरकारों से, और उसमें सरकार जो है डिसीजन लेती है कौन सी पॉलिसी, कौन सा लॉ आएगा, वो आउटपुट कहलाता है। और फिर वो जो चीज़ें आई है उससे सोसाइटी का कैसा रिएक्शन रहा है वो फीडबैक मैकेनिज़्म हो जाता है। तो फीडबैक से पता चलता है कि जो सिस्टम है वो कितना स्टेबल है, कितना सही तरीके से चलेगा, कहाँ कहाँ पर चेंजेस करने की ज़रूरत है। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की जो गैब्रियल आल्मंड की अप्रोच है वो फीडबैक की डायरेक्टली बात नहीं करता है। इनफैक्ट फीडबैक जो है एक एलिमेंट उनका नहीं है। फीडबैक और एनवायरनमेंट वो इनपुट में ही कंसिडर करते हैं, सेपरेट उसकी डिस्क्रिप्शन नहीं मिलती है। तो ये बेसिकली डेविड ईस्टन ने इस पे ज़्यादा काम किया है। सिटीजन पार्टिसिपेशन इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है ये सभी, ऑल ऑफ द अबव। जैसे मैंने बताया कि अगर ऑल आ जाए तो ऑल लगा दो। तो ये सिर्फ इसी पेपर के साथ है, एक्चुअल पेपर जो हो रहा है आपका तो उसमें जल्दबाजी में ऑल मत लगाना, ये सिर्फ इसी के साथ देख रहे हैं, वहाँ पर आपको देखना होगा। तो बेसिकली सिटीज़न पार्टिसिपेशन डिसीजन मेकिंग में अगर होती है तो उसके क्या मायने होती है? पॉलिसी प्लानिंग में वो मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हैं, पॉलिसी को शेप करने में अपनी ओपिनियन दे रहे हैं, प्रोग्राम प्लानिंग में कर रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन और इवैल्यूएशन पे काम कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मिलाकर कहीं ना कहीं सिटीज़न पार्टिसिपेशन दिखाता है। अब आपसे कहा गया है पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल सिस्टम का रिस्पेक्टिवली इनमें से कौन सा फीचर सही है? तो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस। ये आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट्री सिस्टम में रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीचर है क्योंकि एग्जेक्टिव रिस्पॉन्सिबल होता है लेजिस्लेचर को लेकर। अगर लेजिस्लेचर का कॉन्फिडेंस सरकार में या एग्जेक्टिव में चला गया तो उसे रिमूव भी किया जाता है। वहीं दूसरी ओर प्रेसिडेंशियल सिस्टम इंडिपेंडेंस सिस्टम पाया जाता है। कहने का मतलब है यहाँ पर एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर से इंडिपेंडेंट होता है और उसे रिमूव नहीं किया जा सकता एक्सेप्ट एक ही केस में इम्पीचमेंट प्रोसेस के थ्रू। बट यहाँ पर वैसे नहीं है जैसे पार्लियामेंट्री सिस्टम में चलता है। तो ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए। पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर को लेकर रिस्पॉन्सिबल है और वहीं प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जेक्टिव जो है, जो सरकारें हैं, वो इंडिपेंडेंट है लेजिस्लेचर को लेकर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब आपसे ये पूछा गया है एब्सोल्यूट सॉवरन और जिसे मोनार्क आप कह लो, तो बिना रिस्ट्रिक्शंस के अगर वो रूल कर रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे? सभी एक जैसी टर्म है तो ये सोचना मुश्किल है। ऑटोक्रेट कहेंगे, डेस्पोट नहीं कहेंगे उसे। अब क्यों नहीं कहेंगे वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले तो ये समझिए ऑटोक्रेट का मतलब यही है कि जो रूलिंग की जा रही है जिसकी पावर पर चेक्स नहीं है, कोई लिमिटेशन नहीं है, तो उसके पास जो अथॉरिटी है वो अपने आप में एब्सोल्यूट है। अब डेस्पोट का मतलब है कि वो रूल तो कर ही रहा है लेकिन ये नेगेटिव सेंस में,
ऑटोक्रेट जरूरी नहीं हमेशा नेगेटिव हो, लेकिन डेस्पोट नेगेटिव है, क्योंकि रूलर टिरेनिकली भी हो सकता है, अपनी पावर को ऐसे यूज़ कर रहा है कि वो लोगों को ऑप्रेस भी कर सकता है। ऑटोक्रेट जरूरी नहीं कि ऑप्रेस ही करेगा या वो जो है टिरेनिकल ही बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वहीं एरिस्टोक्रेट है, वो टर्म एक अलग ही टर्म है, उसका मतलब है नोबल क्लास या अपर क्लास की जो फैमिलीज है वो रूल कर रही है, तो एरिस्टोक्रेट वो चीज़ हो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि इंडियन वर्किंग क्लास में कंट्री वाइड जो प्रेशर ग्रुप है कौन सा था जिसने पहली बार बना था। तो पहला प्रेशर ग्रुप वर्किंग क्लास को लेकर इंडिया में कौन सा था। वैसे ये क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया में जाना चाहिए, यहाँ गलती से आ गया है, कोई बात नहीं, अगर आ गया है आप समझ लेते हैं। इसका राइट आंसर है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसको ध्यान से समझना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है इंडिया में, ठीक है, पहला कंट्री वाइड प्रेशर ग्रुप है जो वर्किंग क्लास के लिए काम कर रहा है। 1920 में ये बॉम्बे में फाउंड किया जाता है। इसके जो फाउंडिंग लीडर्स होते हैं लाला लाजपत राय रहते हैं, वो इसके फर्स्ट प्रेसिडेंट भी रहते हैं। इसमें जोसेफ बप्तिस्ता और एनएम जोशी, बीपी वाडिया ऐसे नाम आ जाते हैं। ऑब्जेक्टिव इसका बेसिकली वर्कर के राइट को प्रोटेक्ट करना था, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव थे। और हिस्टोरिकली ये एक पार्टी के साथ भी एसोसिएट करता है विच इज़ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। लेकिन जो दूसरे ऑप्शन है जैसे इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये तो बहुत लेट बना, 1947 में बना और ये इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के साथ एसोसिएट करता था। वहीं हिंद मजदूर सभा HMS वो भी लेट बनता है, 1948 में बनता है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के क्वेश्चन को। इसमें जो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है वो बेसिकली ये है कि इंटरनेशनल सिस्टम में जो नेशन स्टेट होती है वो इनमें से किस चीज़ को एंजॉय करती है। तो इसका राइट आंसर है ये दोनों ही। अब आप कहोगे दोनों कैसे, ऑटोनमी और डिपेंडेंसी दो कोने हैं, ये दोनों कैसे मैच कर रहे हैं, ये दोनों एजेस कैसे मैच कर रहे हैं, इसको समझना होगा क्योंकि दोनों अलग अलग कंडीशन में मैच कर जाएंगे। नेशन स्टेट आपको पता है सॉवरेन एंटिटीज़ होती है। सॉवरेन एंटिटीज़ का मतलब है वो इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं, पॉलिसी बना सकते हैं, जहाँ पर ऑटोनमी आ जाती है। फिर डिपेंडेंसी कैसे आती है वो भी मैं आपको समझाता हूँ। पहले समझिए ऑटोनमी कैसे आ रही है। नेशन स्टेट ऑटोनमी इंजॉय करते हैं बीइंग ए इंडिपेंडेंट कंट्री या सॉवरेन एंटिटी होने की वजह से वो अपने डोमेस्टिक अफेयर को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो यहाँ पर उन पे किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, वो अपनी पॉलिसीज़ लॉ कैसे बनाना चाहते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑटोनमी आ गई। डिपेंडेंसी कैसे, डिपेंडेंसी ऐसे क्योंकि कोई भी नेशन स्टेट जो है कंप्लीट आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करती। एक्चुअली उसे रहना तो और अदर कंट्रीज़ के बीच में ही है ना, तो अगर उनके बीच में रहना है तो बहुत सारी चीज़ें चलती है, जैसे हम कहते हैं ग्लोबल इंटरडिपेंडेंस। जैसे कि ट्रेड का लेन देन होगा तो उसमें चलते हुए भी डिपेंडेंसी बन सकती है। फिर सिक्योरिटी अलायंस हो सकते हैं, बहुत सारी कंट्री एक ही इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स हो सकते हैं, चाहे वो UN हो जाए, WTO हो जाए। तो ये अगर आप इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर हो तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको माननी भी पड़ेगी इनकी, तो इसलिए डिपेंडेंसी आपको देखने को मिल सकती है। और ख़ास करके डिपेंडेंसी जो इकोनॉमिकली वीकर स्टेट्स होती है उनकी ज़्यादा देखने को मिलती है, जहाँ जो कंट्री स्मॉलर है इन साइज़ है या इन पावर है उनकी ज़्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि वो लार्जर कंट्री से जो बिग पावर्स है उनसे मिलिट्री सपोर्ट या फाइनेंशियल एड मांगती है, जिसके चलते हुए कहीं ना कहीं वो डिपेंड हो जाती है। और वहीं दूसरी ओर अगर आप देखोगे स्टेट्स इतनी इंटरकनेक्टेड कर जाती है ग्लोबल ट्रेड की, तो मैंने चलो एग्जांपल दे दी, क्लाइमेट चेंज हो गया, कुछ इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क हो गए, इसके चलते हुए डिपेंडेंसी रहती है, क्योंकि इंटरनेशनल लीगल फ्रेमवर्क मतलब इंटरनेशनल लॉ एग्जिस्ट करते हैं, उसको कहीं ना कहीं मानने भी पड़ते हैं, तो यहाँ पर डिपेंडेंसी जैसी चीज़ें भी एग्जिस्ट करती है। तो ऑटोनमी और डिपेंडेंसी का एक बैलेंस बनाने की कोशिश चलती रहती है, इनमें खींचातानी जो है चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया इनमें से कौन सी कंट्री न्यूक्लियर पावर नेशन नहीं है। इजी क्वेश्चन है, साउथ कोरिया नहीं है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए न्यूक्लियर पावर कौन कौन सी है। तो बेसिकली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, 1945 में इनफैक्ट न्यूक्लियर पावर उन्होंने डेवलप कर ली थी। रशिया ने 1949 में की थी। वहीं साउथ कोरिया ने तो वैसे भी NPT जिसे हम कहते हैं नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी साइन कर रखी है, मतलब वो न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करेगा। अब और कौन सी कंट्री है जिनके पास न्यूक्लियर पावर है। USA रशिया तो आपने पढ़ ही ली है, चाइना है, फ्रांस है, इंडिया है, पाकिस्तान है, UK है, नॉर्थ कोरिया है, ये सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अब आपसे ये पूछा गया इनमें से कौन सी कंट्री जो है इंटरनेशनल टेररिज्म को लेकर विक्टिम रही है।
इसका राइट आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब आप कहोगे क्या पाकिस्तान भी रहा है जो खुद ही टेररिज्म जो है शरण दे रहा है जिसको, तो ये कैसे हो सकता है, क्योंकि आप अभी न्यूज़ पढ़ रहे होंगे ये सारी चीज़ें, तो कहीं ना कहीं वो भी रहा है, वो भी हम समझते हैं। इंटरनेशनल टेररिज्म का मतलब तो आप समझते हैं वायलेंट एक्ट्स होता है, ठीक है। और यूएसए में 9/11 के केस में हमें देखने को मिला और भी कई बार देखने को मिला। पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में बहुत सारे मिलिटेंट ग्रुप्स ऐसे हैं जो नेबरिंग कंट्रीज आते हैं, जैसे अफ़गानिस्तान जैसी कंट्रीज आते हैं। कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में अटैक कर रही है, कराची हो गया, पेशावर हो गया, ऐसे एरियाज़ में अटैक कर रही है। तो कहीं ना कहीं वहाँ पर भी उन्हें टेररिज्म को सहना भी पड़ रहा है खुद ही, चाहे वो टेररिज्म को जन्म दे रहा है, लेकिन और भी जगह से टेररिज्म जो है वो पाकिस्तान को अटैक कर ही देता है। इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में तो बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हमें देखने को मिलते हैं। 1993 में बॉम्बे जो बम्बिंग से वहाँ देखने को मिलते हैं। 2001 में जो पार्लियामेंट पे अटैक होता है, 2008 में मुंबई अटैक होता है। लश्कर तैयबा जैश मोहम्मद ग्रुप्स जो है ज़्यादा एक्टिव है ये सारे टेररिस्ट अटैक कराने में। और अगर अब देखें पिछले कुछ सालों में मतलब इनफैक्ट इन 1 डिकेड तो बहुत सारे और आपको देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो पुलवामा अटैक हो जाए, चाहे वो अभी रिसेंट वाला पहलगाम अटैक हो जाए। तो आप देख रहे हो बहुत सारे टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं। अब आपसे ये पूछा गया इनमें से इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन कौन सी नहीं है, ये भी इजी है, नेटो। क्यों नेटो नहीं है? नेटो एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, कलेक्टिव सिक्योरिटी पर काम करती है, कोल्ड वार के टाइम पर बनाई गई थी बेसिकली। तो दूसरी जो ऑप्शन है जैसे यूरोपियन यूनियन हो गया या फिर सार्क हो गया या एजियान हो गया, ये कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, ये मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है यूरोपियन यूनियन का 17th मेंबर कौन था जिसने ज्वाइन किया? इसका राइट आंसर है स्लोवेनिया। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है। आप यूरोपियन यूनियन के मेंबर याद कर सकते हो, बट ये भी याद करोगे कौन सा मेंबर कब कब ज्वाइन हो रहा था, बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है ऐसे। ये प्योरली फैक्चुअल क्वेश्चन है। तो एक्चुअली हुआ ये है कि यूरोपियन यूनियन में मई 1, 2004 में 10 मेंबर जो है साथ में जुड़ते हैं और उसमें स्लोवेनिया भी एक नाम आता है। तो ये आपने थोड़ा सा अब याद रख लेना है। अब आपसे ये पूछा गया है कि ह्यूमन एक्शन में वैल्यू और मीनिंग दोनों ही क्रूशियल डिटर्मिनेंट्स होते हैं। ये बात कौन सी बुक में हमें देखने को मिलती है? वेबर्स की प्रोटेस्टेंट एथिक एंड द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म में हमें देखने को मिलती है। तो बेसिकली वेबर ने क्या कहा है? वेबर ने कहा है कि जो प्रोटेस्टेंट वैल्यूज़ होती हैं, आप समझते हो ना, क्रिश्चियनिटी का एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं प्रोटेस्टेंट, एक होता है कैथोलिक। तो प्रोटेस्टेंट वैल्यूज़ क्या थी? तो वो थी कि हार्डवर्क करो भाई, बहुत मेहनत करो, काम करो। ये जो वैल्यूज़ है इसने कहीं ना कहीं वो कहते हैं कि वेस्टर्न यूरोप के कैपिटलिज्म को डेवलप किया, कि इंडिविजुअल की रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ये वैल्यू बात करती है, सेल्फ डिसिप्लिन पे बात करती है, मटेरियल सक्सेस पर बात करती है। तो कहीं ना कहीं ये पार्ट बने ह्यूमन एक्शन के। तो इन्होंने काम को और इकोनॉमिक सक्सेस को क्या मीनिंग दिए, क्या वैल्यू दिए, उसके चलते हुए ह्यूमन एक्शन कैसे लिए गए, वेबर उसकी बात करते हैं, उसकी स्टडी डिटेल में देते हैं। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है जो यूरोगे राउंड होता है उससे क्या इस्टेब्लिश किया जाता है? WTO किया जाता है, बहुत ही फेमस है ये राउंड। ये राउंड बेसिकली क्या है? एक सीरीज ऑफ नेगोशिएशन है, 1986 से लेकर 1994 में चल रहा होता है। ये राउंड किसके अंदर हो रहा है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ, जिसे गैट भी कहते हैं, उसके अंदर चल रहा था। तो बेसिकली इसमें कहा जाता है कि हमें जो है इंटरनेशनल ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सटेंड करना चाहिए, टैरिफ को रिड्यूस करना चाहिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, सर्विस, एग्रीकल्चर जैसे इश्यूज़ को एड्रेस करना चाहिए। और चलते चलते इन्होंने ये डिसीज़न लिया कि हमें जो है एग्रीमेंट को अब इंस्टीट्यूशनलाइज करना चाहिए, एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश करनी चाहिए। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बनाई भी जाती है और गैट को रिप्लेस भी कर दिया जाता है। वो इसी राउंड के चलते हुए होता है। अगले क्वेश्चन में पूछा क्या है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को समझने के लिए मैथमेटिकल मॉडल इनमें से कौन सी अप्रोच जो है यूज़ करती है? वो है गेम थ्योरी। गेम थ्योरी अप्रोच जो है वो बेसिकली इसे यूज़ करती है। तो गेम थ्योरी मैथमेटिकल मॉडल लगाती है, वो कहती है कि एक कंट्री क्या डिसीज़न लेगी अगला, वो डिपेंड करता है कि दूसरी कंट्री क्या डिसीज़न ले रही। जैसे चेस होता है तो आपका ओपोनेंट क्या मूव लेने वाला है, उस पर डिपेंड करेगा कि आप अगली चाल कौन सी चलोगे। गेम थ्योरी सारी इसी पर ही निर्भर करती है। तो ये कहती है स्टेट का बिहेवियर क्या रहने वाला है, ठीक है, उसको हम प्रोडिक्ट भी कर सकते हैं। कुछ सिचुएशन में कैसे डिसीज़न लीडर जो है ले सकते हैं, क्या वो कन्फ्लिक्ट की तरफ जाएंगे, नेगोशिएशन की तरफ जाएंगे, ट्रेड करेंगे या टैरिफ करेंगे, आर्म्स कंट्रोल करेंगे। ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हम
प्रेडिक्ट भी कर सकते हैं और उसको समझ भी सकते हैं। तो इसलिए उनके कुछ कॉन्सेप्ट्स है, कोऑपरेशन वर्सेस कंपटीशन, क्या वो ट्रेड ट्रीटी करके कोऑपरेट करेंगे या कम्पीट करेंगे टैरिफ जैसी चीज़ें लगाकर। जीरो सम गेम, जिसमें एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान होता है। कोई एक ही टेरिटरी के टुकड़े को दोनों ही अगर क्लेम करने लगे, दोनों में से एक को ही मिल सकती है, तो यहाँ पर जीरो सम गेम के रूल भी अप्लाई होते हैं। प्रिजनर डायलेमा जैसे भी मॉडल इन्होंने डेवलप किए हैं चीज़ों को समझने के लिए, कि अगर प्रिजन में मतलब दो अगर कैदी हैं और उनको कहा जाए कि भाई तू अगर बता देगा दूसरे के अगेंस्ट, ठीक है, गवाही दे देगा कि इसने किया था कुछ, तो हम तुझे छोड़ देंगे, और दूसरे को भी सेम ही कहा जाता है कि अगर तू कर देगा, तो अगर दोनों केस में कोई एक भी अगर मुंह खोल देता है तो वर्स्ट आउटकम हो जाएंगी, बेसिकली नुकसान जो है दोनों का ही हो सकता है। यहाँ पर प्रिजन डिलेमा में यही हमें समझाने की कोशिश की जाती है कि कैसे जो है मिस ट्रस्ट की वजह से, क्योंकि विश्वास नहीं है कि वो मुंह खोलेगा या नहीं खोलेगा, तो हम मान के चलते हैं कि वो खोल ही देगा, नुकसान कर ही देगा, इससे पहले मैं ही गवाही दे देता हूँ, तो अपना ही नुकसान बाद में होने के चांसेस है। तो इंटरनेशनल रिलेशन में मिस ट्रस्ट की वजह से कंट्रीज़ भी ऐसे ही वर्स्ट आउटकम्स की तरफ चले जाते हैं, क्योंकि वो ट्रस्ट ही नहीं कर सकते हैं। तो कोल्ड वॉर की डिप्लोमेसी में न्यूक्लियर डेटरेंस हो गया है, ट्रेड एग्रीमेंट जैसी क्लासिक एग्जाम्पल है जो गेम थ्योरी स्टडी करती है। इसमें आपसे ये पूछा गया इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन जो है इंटरनेशनलिज्म के कॉन्सेप्ट को भली भांति पूरा करता है, उसका सेंस है। इसका राइट आंसर है यूनाइटेड नेशन जो है वो करती है। तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन जो है काम करती है ग्लोबल कोऑपरेशन के आइडिया पे, पीस, सिक्योरिटी, ह्यूमन राइट्स, डेवलपमेंट को प्रमोट करना, ऐसी चीज़ों पर काम करती है जो इंटरनेशनलिज्म का ही बेसिकली एक आइडिया है। अब आपसे पूछा गया है कौन सा ऐसा अलायंस पहले बनाया गया था जो कलेक्टिव सिक्योरिटी पर काम करता है। इसका राइट आंसर है लीग ऑफ नेशन करता है। लीग ऑफ नेशन ही ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो कलेक्टिव सिक्योरिटी के प्रिंसिपल पर बनाई जाती है। वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बनाई जाती है, 1919 से लेकर 1946 तक रहती है। इसका काम ये होता है ग्लोबल पीस को प्रमोट करना और वार ना हो सके उसको प्रिवेंट करना। कलेक्टिव सिक्योरिटी का बेसिकली आइडिया ये होता है कोई अगर एक मेंबर पर अटैक करेगा, इस लीग ऑफ नेशन में जो मेंबर होंगे, तो हम मानेंगे सब पर अटैक किया गया है, तो उसके अगेंस्ट जो है एक्शन लिया जाएगा। तो यहाँ पर कलेक्टिव सिक्योरिटी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली सिक्योरिटी पर काम करना चाहती है, सो डैट जो है वार जो है प्रिवेंट किए जा सके। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी के क्वेश्चन को। इसके क्वेश्चन कम ही आए थे, वो हम आईआर में भी रख सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो इसकी इज्जत करने के लिए थोड़े से हमने क्वेश्चन इसमें भी रख दिए। 2 क्वेश्चन ही है इसके। तो बेसिकली ये क्वेश्चन पूछा गया है कि डिस्क्रीट न्यूक्लियर प्रोग्राम इनमें से कौन सी कंट्री चला रही है। मतलब ओपनली न्यूक्लियर कितने वेपन्स है ये सारी चीज़ें डिक्लेयर नहीं करती, लेकिन अंदर ही अंदर सीक्रेटली हिडनली चला तो रही है, तो कौन से नाम है। इसका राइट है ऑप्शन नंबर 3 आंसर, बोथ ए एंड बी। ईरान और नॉर्थ कोरिया ये दोनों ही काम कर रहे हैं। ईरान और नॉर्थ कोरिया दोनों ही इवॉल्व है। ईरान जो है वो जो अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम चला रहा है बहुत ही गुप्त यानी कवर्ड तरीके से चला रहा है, तो सस्पेक्ट किया जाता है उसे, लेकिन ईरान मेंटेन रखता है कि हम ऐसा कोई काम ही नहीं कर रहे हैं, हम कोई न्यूक्लियर वेपन डेवलप ही नहीं कर रहे हैं। अगर हम कोई न्यूक्लियर प्रोग्राम जैसी चीज़ों में इन्वॉल्व भी है तो हम पीसफुल पर्पज़ के लिए कर रहे हैं। वही नॉर्थ कोरिया काफ़ी न्यूक्लियर टेस्ट भी कंडक्ट करता है, न्यूक्लियर वेपन को एक्वायर करने की भी ओपनली कोशिश कर रहा है, और डिस्पाइट इंटरनेशनल सैंक्शंस लगने के बावजूद वो किसी की नहीं भी सुन रहा है। तो डिस्क्रीट में नॉर्थ कोरिया कैसे आ रहा है अगर ओपनली कर रहा है? तो बेसिकली ओपनली कर रहा है, लेकिन डिस्क्रीट में इसलिए आ रहा है क्योंकि ये डिक्लेयर थोड़ी ना करेगा मेरे पास क्या क्या है, मैं क्या क्या कर रहा हूँ अब तक। ये इतना ट्रांसपेरेंट सी नहीं बना कर रखना चाहता और कंट्रीज़ के लिए, तो इसलिए इसका नाम आता है। अभी रिसेंटली ये कह रहे हैं 2 कंट्रीज़ ने सिविल न्यूक्लियर डील साइन की, क्योंकि ये 2010 का पेपर है इसलिए रिसेंटली वर्ड लिखा गया है। इंडिया और यूएसए ने साइन की थी। तो बेसिकली ये जो है 1, 2, 3 एग्रीमेंट, जिसे सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी कहते हैं, ये अक्टूबर 10, 2008 में साइन किया जाता है। 30 साल का जो बैन लगा होता है इंडिया पे न्यूक्लियर ट्रेड को लेकर, क्योंकि इंडिया ने जब फर्स्ट पोखरण अपना टेस्ट किया था न्यूक्लियर, उसके बाद इस पे बैन लग जाता है कि किसी तरह की भी न्यूक्लियर सप्लाई इसके नहीं मिलेगी। वो बैन भी इस एग्रीमेंट के बाद जो है हट जाएगा। तो आप देख सकते हो कि जो NSG होता है न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, उसमें बैन लगा हुआ था, इंडिया ने उसको ज्वाइन भी नहीं किया, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर रिसोर्सेज उसको चाहिए थे उसका एक्सेस उसको मिल गया, और ये एक बड़ी जीत थी इंडिया के लिए। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, जिसे हम इंडियन पॉलिटी के नाम से भी जानते हैं। इसका पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें से कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आपने ये बताना है। इसका राइट आंसर है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है वो बॉडी है कॉन्स्टिट्यूशनल। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये आर्टिकल
338A में शामिल किया गया है, उसमें सेटअप की गई है। 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है 2003 में, और ये बाइफरकेट कर देता है, यानी एससी के लिए अलग कमीशन और एसटी के लिए अलग कमीशन होगा। पहले एक साथ काम कर रहे थे, और ये 2004 में एग्जिस्टेंस में भी आ जाता है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें कि जहाँ पर नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ की बात होती है, तो ये एक एक्ट के तहत बनाया जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन में इसको शामिल नहीं किया गया। तो वो एक्ट का नाम है नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज़ एक्ट। 1992 में आता है एक्ट, 1992 में ये बनती है, इसलिए ये स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एक्ट के ज़रिए बन रही है, कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है। सिमिलरली नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एक्ट आता है 1990 में आता है, और इस्टेब्लिश इसको 1992 में किया जाता है। ये भी एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, पार्लियामेंट इनमें से किन चीज़ों से बन रखा होता है? तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ऑल ऑफ द अबव। आगे के जो क्वेश्चन आने वाले हैं इंडियन पॉलिटी के, बहुत ही इजी रहने वाले हैं। तो पार्लियामेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, ये तीनों ही होते हैं। पार्लियामेंट बाई कैमरल होता है। लोकसभा जो है हाउस ऑफ द पीपल जिसे कहते हैं, लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट आपको पता ही है। राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट कहते हैं, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। कुछ लोगों को ये नहीं पता होता कि प्रेसिडेंट कैसे पार्लियामेंट का जो है एक इंटेग्रल पार्ट बन जाता है। क्या वो प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में काम कर रहे हैं, कैसे कैसे हो रहा है? तो बेसिकली उनका रोल चाहे सेरेमोनियल है, लेकिन फिर भी कुछ पावर उनके पास है, क्योंकि पार्लियामेंट जब कोई लॉ पास करता है, राज्यसभा लोकसभा दोनों पास करते हैं, तो फिर किसके पास जाता है? वो प्रेसिडेंट के पास जाता है। और इसके अलावा जो पार्लियामेंट के सेशन को समन करने की, प्रोवोक करने की पावर भी जो है उनके पास ही है। इवन जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट भी वो एड्रेस करते हैं। तो कहीं ना कहीं वो प्रेसिडेंट जो है पार्ट है। अब नेक्स्ट पूछा गया है, स्टेट लेजिस्लेचर के अपर हाउस को क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद कहा जाता है। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल कुछ ही स्टेट में पाई जाती है। बेसिकली जैसे सेंटर में राज्यसभा है, वैसे ही स्टेट के लेवल पर लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। और जैसे बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश ऐसी है स्टेट जहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल पाई जाती है, अपर हाउस पाया जाता है, यानी उन स्टेट में बाई कैमरल लेजिस्लेचर है। कमेंट करके बताना करंटली इंडिया में कितनी स्टेट के पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, और वो कौन कौन सी स्टेट है उसका नाम भी बताना। देखे तो सही आपका तैयारी कैसा चल रहा है। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है? देखा, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछ रखे हैं। वाइस प्रेसिडेंट होता है, आपको पता ही है। तो बेसिकली राज्यसभा को जो चेयर करते हैं वो वाइस प्रेसिडेंट ही करते हैं। वाइस प्रेसिडेंट कैसे चुने जाते हैं? दोनों हाउसेस के मेंबर जो है वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं। उनका रोल मेनली एज ए चेयरमैन होता है, राज्यसभा के सेशन पे प्रिजाइड करते हैं। आर्टिकल 64 में ये चीज़ मेंशन भी है। और जो चेयरमैन होते हैं, बेसिकली जो वाइस प्रेसिडेंट है, तो प्रोसीडिंग्स का और जो हाउस के रूल्स का है उसके सभी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हेड ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इंडियन कौन होता है? गवर्नमेंट का हेड कौन होता है? ये भी इजी क्वेश्चन है, प्राइम मिनिस्टर है। क्योंकि जो स्टेट का हेड होगा, कंट्री का हेड होते हैं, वो कौन होता है? वो प्रेसिडेंट होता है। और प्राइम मिनिस्टर जो है वो एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट का हेड होता है। याद रखना, प्रेसिडेंट इज़ द हेड ऑफ स्टेट इन इंडिया एंड प्राइम मिनिस्टर इज़ द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव भी कह सकते हैं, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये भी कह सकते हैं। तो बेसिकली मेजॉरिटी पार्टी जो होती है लोकसभा में, उसका एक लीडर होता है। ये प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। वो सारी चीज़ें तो आपको पता ही है, उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। बहुत बेसिक्स इंडियन पॉलिटी है ये। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मेंशन हमें कहाँ मिलता है? ये भी एक बेसिक क्वेश्चन है। आर्टिकल 324 में मिलता है, हमें पता है। तो आर्टिकल 324 में मेंशन कर रखा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक होगा जो इलेक्शंस को सुप्रीडेंट करेगा, डायरेक्शन देगा, कंट्रोल करेगा। किस किस इलेक्शन को? पार्लियामेंट के, स्टेट लेजिस्लेचर के, प्रेसिडेंट के, वाइस प्रेसिडेंट के, इन इलेक्शन को जो है देखेगा। तो आर्टिकल 324 की जो प्रोविजंस है उसको आप देख लेना कि कौन कौन से इलेक्शन जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कराता है। और बाकी जो आर्टिकल दे रखे हैं, आर्टिकल 323 और 325, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के साथ नहीं डायरेक्टली जो है रिलेट करते हैं। जैसे 323 है वो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के साथ डील करता है, और वहीं 325 जो है वो इक्वालिटी ऑफ वोटिंग राइट्स की बात करता है कि वोटिंग राइट्स मिलने चाहिए और बिना किसी भेदभाव के मिलने चाहिए। रिलीजन, कास्ट, सेक्स, ये सब पर भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको ये पूछा गया है कौन सी पहली स्टेट थी जो लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्म की गई थी? इसका राइट आंसर है आंध्र प्रदेश।
ये बहुत ही एक क्लासिक क्वेश्चन है। आंध्र प्रदेश सबसे पहले बनाई गई थी, 1953 में बनाई गई थी, अक्टूबर 1 में बनाई गई थी। मद्रास स्टेट जो अब तमिलनाडु जिसे कहते हैं वहाँ से निकाल कर इसको बनाया गया था। तेलुगु स्पीकिंग के लिए एक अलग स्टेट बनाई गई थी। तो बेसिकली इसमें एक प्रोमिनेंट लीडर है, उनका आपने नाम याद रखना है। जैसे कि पोटी चिरामुलू जो है वो फास्ट अनटू डेथ तक जाते हैं, फिर 1952 में उनकी जो डेथ हो जाती है, उसके चलते हुए सरकार पर प्रेशर पड़ता है कि तेलुगु पीपल के लिए एक नई स्टेट बनानी होगी। आंध्र प्रदेश बनाई भी जाती है और ये एक फाउंडेशन बन जाती है इंडिया में कि लैंग्वेज बेसिस भी स्टेट बन सकती है। और इसी के चलते हुए फिर स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट ऑफ 1956 भी आता है। ये एक्ट बहुत सारी इंडिया में जो स्टेट है वो लैंग्वेज के बेस पे रिकॉग्नाइज करता है, जैसे महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल। तो सब्सिक्वेंट ईयर में जो है इसी प्रिंसिपल के आधार में बनाए भी जाते हैं। हरियाणा जो है बेसिकली वो लेट फॉर्म किया जाता है, जो ऑप्शन में दे रखा है वो 1966 में किया गया था। झारखंड 2000 में किया गया था, लेकिन जो सबसे पहले किया गया था वो आंध्र प्रदेश था। अब आपसे पूछा गया है इनमें से जो कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने की सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन किसकी रही है, तो वो अंबेडकर जी की रही है। आपको पता है कि BR अम्बेडकर जो है, जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था तो बहुत सारी कमेटीज़ बनी थी। उनमें से एक कमेटी थी ड्राफ्टिंग कमेटी, उसके चेयरमैन थे। तो चेयरमैन थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, और इसकी वजह से उनका एक काफ़ी बड़ा जो रोल हो जाता है कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में। तो बेसिकली ये आपको बेसिक्स पता ही होंगे। एनीवे, नेक्स्ट हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आपसे ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट इन्फ्लुएंस द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इनमें से कौन सा एक्ट है जिसने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया। वो 1935 का एक्ट है। 1935 के एक्ट से हमने बहुत सारी प्रोविजंस जो है ली है, जैसे कि हमने फेडरल सिस्टम, प्रोविंशियल ऑटोनमी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर होना चाहिए सेंटर में, जैसे लोकसभा राज्यसभा है अभी। तो गवर्नर के ऑफिस की बात कर लो, पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करो, एमरजेंसी पावर की बात कर लो, सिविल सर्विस सिस्टम की बात कर लो, एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क की बात करो। ये सब चीज़ें हमने जो है उसी एक्ट से ली है। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन प्रेसिडेंट ना ही अपॉइंट करते हैं ना ही रिमूव करते हैं। इसका राइट आंसर है स्पीकर ऑफ द स्टेट असेंबली। जो स्टेट असेंबली के स्पीकर होते हैं उनको नहीं करते हैं। तो बेसिकली स्टेट असेंबली के जो स्पीकर होते हैं वो तो स्टेट असेंबली के मेंबर्स ही इलेक्ट करेंगे, प्रेसिडेंट नहीं करते हैं। और रिमूव भी किया जा सकता है असेंबली के द्वारा ही। आर्टिकल 178, 179 में ये प्रोविज़न भी दे रखी है। प्रेसिडेंट का इसमें कोई भी रोल नहीं है। वहीं अगर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करें तो ये आर्टिकल 76 में मेंशन है, प्रेसिडेंट अपॉइंट इसे करते हैं। और वहीं अगर CAG की बात करें तो उन्हें भी प्रेसिडेंट आर्टिकल 148 के तहत अपॉइंट करते हैं। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है कामराज प्लान क्या प्रपोज करता है। वो बेसिकली करता है कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी की रिस्ट्रक्चर करनी है, यानी पुनर्गठन करना, जैसे ओवरहॉल भी कहते हैं। अब क्या चलता है, ये 1963 में आता है कामराज प्लान। के कामराज जो चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं मद्रास के, वो प्रपोज करते हैं और सीनियर लीडर भी उनके साथ मिलकर प्रपोज करते हैं। उसमें कहा गया है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की और टॉप लीडरशिप की वो रिस्ट्रक्चर करते भी हैं। तो यहाँ पर रिस्ट्रक्चर करने का मतलब है कि सीनियर लीडर जो पावर में है, सेंटर और स्टेट में मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर भी हो सकते हैं, उनको रिज़ाइन करना पड़ेगा अपनी पोस्ट से। तो इनका ऑब्जेक्टिव बहुत क्लियर था कि अगर लीडर को ग्रास रूट से रिकनेक्ट करना है तो उन्हें जो है अपनी करंट पोजीशन से छोड़कर पार्टी की कमान पर ध्यान देने की ज़रूरत है। ये जो गैप है कांग्रेस का और आम लोगों में, तो ये गैप ऐसे ही फिल होगा। इसके चलते हुए 6 जो यूनियन मिनिस्टर है, सेंटर के मिनिस्टर, इंक्लूडिंग लाल बहादुर शास्त्री उस टाइम पर, और 6 चीफ मिनिस्टर अलग अलग स्टेट से रिज़ाइन करते हैं और पार्टी की कुछ इंपॉर्टेंट पोजीशन पर उन्हें काम करना पड़ता है सो डैट वो आम लोगों के साथ जो है जुड़ सके। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया के क्वेश्चंस को। इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछ रखा है वो बेसिकली ये है कि अगर इंटरनेशनल बॉर्डर के अक्रॉस जाकर इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल रिलेशन जो है उनकी स्पीड बढ़ जाती है, उनकी इंटेंसिफिकेशन बढ़ जाती है, वो प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उसको ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। इस यूनिट में ग्लोबलाइजेशन भी एक टॉपिक, इसलिए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर रख लिया है। तो ग्लोबलाइजेशन का आपको मतलब भी पता है कि स्पीड और इंटेंसिफिकेशन जब बढ़ जाती है इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल रिलेशन की अक्रॉस द इंटरनेशनल बॉर्डर्स, यही ग्लोबलाइजेशन की एक तरह से आप डेफिनेशन ले सकते हैं। इसके चलते हुए इंटरकनेक्टेडनेस बहुत बढ़ जाती है, कंट्रीज़ की आपस में इंटरडिपेंडेंस भी बढ़ जाती है, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट जो है वो देखने को मिलती है जब, तो ग्लोबलाइजेशन भी जो है बढ़ने लगती है।
तो वर्ल्ड जितना भी अगर हम देखें आज के टाइम पर तो और ज़्यादा इंटीग्रेट होता जा रहा है, और ज़्यादा जो है एक दूसरे के साथ कनेक्ट होता जा रहा है। बिजनेस, कल्चर, पॉलिटिक्स और एनवायरनमेंट, कोई भी एस्पेक्ट ले लो लाइफ का, सबके साथ जो है वो कहीं ना कहीं मिलता जा रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें ये पूछ रखा है कि एनजीओस ज़्यादा पर कहाँ पनप रही है। तो इसका राइट आंसर है इन सभी कंट्रीज़ में ज़्यादा जो है उनकी प्रोलिफरेशन हो रही है, उनकी नंबर जो है इंक्रीज़ हो रहे हैं। अब उसके भी रीज़न है, क्योंकि ये वो रीजन है जहाँ पर इकोनॉमिक चैलेंजेस है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, सोशल इनक्वालिटी है, और यहाँ पर एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका में ये जो चैलेंजेस है, गवर्नमेंट अगर नहीं कर पा रही है सही तरीके से काम, पॉवर्टी, डेवलपमेंट इश्यूज़ और ह्यूमन राइट कंसर्न, तो एक गैप बन जाता है, और उस गैप को फुलफ़िल करने के लिए ही एनजीओस जो है इन रीजन में ज़्यादा बढ़ रही है। अब आपसे ये पूछा गया है एनजीओस का लार्जेस्ट ग्रुप जो है इन द डेवलपिंग वर्ल्ड, वो किससे रिलेटेड है? वो है रिलीफ और वेलफेयर एनजीओस जो है डेवलपिंग वर्ल्ड में ज़्यादा पाई जाती है। रीज़न इसका भी वही है, क्यों ज़्यादा पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर जो है ह्यूमैनिटेरियन एड की ज़रूरत है, सोशल वेलफेयर चीज़ों की ज़रूरत है, हेल्थ केयर, एजुकेशन, ऐसी चीज़ों की ज़रूरत है। तो इसलिए हम देखते हैं कि डेवलपिंग कंट्रीज़ में रिलीफ और वेलफेयर रिलेटेड जो एनजीओ है वो ज़्यादा पाई जाती है। आप नेक्स्ट पूछा गया है कोपेनहेगन समिट जो है वो किसके साथ डील करता है। ये वैसे आईआर में क्वेश्चन जाना चाहिए था, लेकिन यहाँ ऐड हो गया, कोई बात नहीं। क्लाइमेटिक चेंज जिसे हम कहते हैं उसके साथ डील करता है। आपको डेट याद रखनी है, ये 2009 डेनमार्क में होता है, और ये 50th कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज जो होती है अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन द क्लाइमेट चेंज। ये टर्मिनोलॉजी भी क्लाइमेट चेंज को लेकर आपको पता होना चाहिए कि COP क्या होता है, ये UNFCCC क्या है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कोपेनहेगन क्लाइमेट चेंज समिट बेसिकली ग्लोबल क्लाइमेट चेंज को लेकर कुछ चीज़ें डिस्कस कर रहा था, जिनमें से एक चीज़ थी कि ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कैसे रिड्यूस किया जाए, उसके जो इम्पैक्ट हो रहे हैं एनवायरनमेंट को उसको कैसे मिटिगेट किया जाए, ख़त्म किया जाए। तो ये सब चीज़ों पर डिस्कशन जो है रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है पॉलिटिकल पार्टी जो अगर सेक्शनल इंटरेस्ट में इन्वॉल्व हो जाती है और सेल्फिश एंड्स पर ज़्यादा ध्यान देने लगती है तो वो क्या बन जाती है? तो वो बन जाती है एक गुट बन जाता है, वो फैक्शन बन जाती है। तो फैक्शन क्या होता है? पॉलिटिकल पार्टी का ही एक सब ग्रुप होता है जो पार्टी के लार्जर एजेंडा को इग्नोर करते हुए, पब्लिक इंटरेस्ट को इग्नोर करते हुए सेक्शनल या सेल्फिश इंटरेस्ट को ज़्यादा तवज्जो देने लगता है। हो सकता है वो किसी कम्युनिटीज़, किसी खास कास्ट, किसी खास क्लासेस या कुछ पर्सनल एम्बिशन भी हो सकते हैं उस लीडर्स के वहाँ के, तो कॉमन गुड पर ध्यान नहीं देते हैं। तो बेसिकली ये एक फैक्शन बन जाता है पार्टी में। तो इसकी वजह से पार्टी जो है इंटरनल डिवीज़न भी क्रिएट कर देती है, पार्टी का डिसिप्लिन भी ख़राब हो जाता है, डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग भी जो है इससे डिस्टर्ब हो जाती है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि ब्यूरोक्रेसी की अगर ग्रोथ हो रही है तो किसके चलते हुए हो रही है? कैपिटलिस्ट स्टेट के चलते हुए हो रही है, क्योंकि जैसे जैसे देखा जाता है कि कैपिटलिस्ट स्टेट डेवलप होती रहती है वैसे वैसे ब्यूरोक्रेसी का काम बढ़ता रहता है, क्योंकि कैपिटलिज्म जैसे जैसे डेवलप होता जा रहा है, रिसोर्सेज मैनेज करने पड़ेंगे, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को लेकर एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन देनी होगी, मार्केट्स, इंडस्ट्रीज़ और लेबर को जो है रेगुलेट करना होगा, गवर्नमेंट की जो इंफ्रास्ट्रक्चर, टैक्सेशन या सोशल सर्विस को लेकर पॉलिसीज़ है उसकी इम्प्लीमेंटेशन पे काम करना होगा। इसलिए कैपिटलिस्ट स्टेट के साथ ब्यूरोक्रेसी भी साथ साथ पनपती है, इन दोनों का लिंक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है पार्टी कब फॉर्म की जाती है? 1885 में ये फॉर्म की जाती है। बेसिक क्वेश्चन है और आपको पता होना चाहिए। 1885 में ये फॉर्म की जाती है और इसके जो फाउंडर रहते हैं वो A.O. ह्यूम है। ये खुद एक ब्रिटिश सिविल सर्वेंट थे और INC अपना जो फर्स्ट सेशन है वो बॉम्बे में हेल्ड करती है 1885 में, जिसके प्रेसिडेंट होते हैं उमेश चंद्र बनर्जी। यह आपने नाम भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है मेजर पॉलिटिकल फ्रंट्स जो सेंट्रल स्टेज ऑक्यूपाई करते हैं नेशनल पॉलिटिक्स में, इनमें से कौन है? तो वो दोनों ही है, UPA और NDA जो है वो करते हैं। क्योंकि ये 2010 का क्वेश्चन है, ये पुराना है। UPA जो है अब नहीं एग्जिस्ट करता, आप लोगों को पता होना चाहिए। UPA जो है वो बताऊंगा आगे, एक क्वेश्चन आना है उसमें मैं आपको समझा दूंगा कि क्या चलता है। तो 2004 में UPA बेसिकली फॉर्म किया जाता है और 2004 से 2014 में जो है इनकी ही सरकार रहती है। और NDA जो है वो 1998 में फॉर्म किया जाता है और उसमें टाइम टू टाइम जो है इनकी सरकार लेती है। जैसे अटल बिहारी वाजपेयी का एक इम्पॉर्टेंट टाइम था 98 से लेकर 2004 तक, और फिर 2014 में वापस जो है NDA का जो है कोलिशन काम कर रहा है। अब आपसे ये पूछा गया है कि अगर पिछले 150 साल में देखा जाए तो क्या एक
प्रोमिनेंट सोशल फिनोमिना जो है हमें देखने को मिल रहा है वो ये है इमर्जेंस ऑफ द मासेस और फोर्थ एस्टेट टू सिग्निफिकेंस, ये चल रहा है। मासेस जो है वो राइज कर रहे हैं। तो बेसिकली कहते हैं कि इंडिया में अगर 150 साल पहले से लेकर अब मतलब 150 साल तक का अगर टाइम देखा जाए तो उस टाइम फ्रेमवर्क में मासेस जो हैं वो सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और सोशल फोर्स होकर इमर्जे हैं। वो सिग्निफिकेंट पॉलिटिकल और सोशल फोर्स बन के इमर्ज कर रहे हैं। तो बेसिकली ट्रेडिशनली फोर्थ एस्टेट जो टर्म यूज़ की जाती है वो मीडिया के लिए की जाती है, क्योंकि जो पहले 3 एस्टेट होती है जैसे कि क्लर्जी, नोबिलिटी और कॉमन पीपल, मीडिया यूज़ किया जाता है। लेकिन इंडियन कंटेक्स्ट में इसको मासेस कहा जा रहा है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं पॉलिटिकल डिस्कोर्स को शेप करने में, खास करके इंडिपेंडेंस के बाद। और इनके चलते हुए पॉलिटिकल अवेयरनेस और डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन की ग्रोथ हमें ज़्यादा दिखाई देने को मिलती है। और वहीं प्रेस और मीडिया भी जैसे ग्रो हो रहा है वो कहीं ना कहीं मासेस की जो वॉइस है उसको भी और ज़्यादा एम्पलीफाई कर रहा है। गवर्नमेंट के एक्शन को जो लेकर वो वाचडॉग बना हुआ है, मासेस की वॉइस बना हुआ है, उससे भी इन्फ्लुएंस हो रही है पॉलिसीज और डिसीजन मेकिंग। आपने ये बताना इंडियन नेशनल कांग्रेस जब फॉर्म हुई थी उसका फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन था? अभी हम एक्सप्लेनेशन में पढ़ के आए हैं, देखो एक क्वेश्चन भी उसका जो है बना रखा है। तो वो बेसिकली उमेश चंद्र बैनर्जी थे। 1885 में जब फॉर्म होती है तो फर्स्ट जो सेशन होता है उसको प्रिजाइड वही करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे पूछ रखा है जनरल काउंसिल इनमें से किसने इस्टेब्लिश की थी, ये बताना। इसका राइट आंसर है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 में जो बनता है वो जनरल काउंसिल इस्टेब्लिश करते हैं। जनरल काउंसिल खास करके तब बनाई जाती है जब नई स्टेट बन रही थी और जनरल काउंसिल का काम था कि स्टेट और यूनियन में आपस में जो कोऑर्डिनेशन है, कोऑपरेशन है वो अच्छी तरह से हो सके। तो 6 जोनल काउंसिल बनाई जाती है। जैसे नॉर्दर्न जोन है जिसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ जैसी स्टेट आ जाती है। सदर्न जोन में आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु। वेस्टर्न जोन में गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र जैसे। ईस्टर्न जोन में बिहार, झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, सिक्किम जैसे आ जाते हैं। और सेंट्रल जोन में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, ये 3 आ जाती है। और वहीं नॉर्थ ईस्टर्न जोन में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और अदर नॉर्थ ईस्टर्न जो स्टेट है वो इसमें शामिल हो जाती है। तो बेसिकली अगर इसकी कॉम्पोजिशन की बात करें तो इसको चेयर किया जाता है यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा और इसमें इंक्लूड होते हैं चीफ मिनिस्टर और स्टेट के अदर रिप्रेजेंटेटिव जो अपने अपने जोन में काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिविल सर्विस की न्यूट्रलिटी को लेकर इनमें से एसेंशियल फीचर कौन सा है? वो बेसिकली यही है कि लोगों का कॉन्फिडेंस होना सिविल सर्विस में कि वो पॉलिटिकल बायस से फ्री है। तो सिविल सर्विस की न्यूट्रलिटी का मतलब यही है कि सिविल सर्वेंट जो है वो अपनी ड्यूटीज़ को इम्पार्शियल परफॉर्म कर रहे हैं। पॉलिटिकल प्रेशर या पॉलिटिकल बायस या किसी पार्टी के साथ, किसी लीडर के साथ उनकी जो है अलायंस नहीं है, एलिजियंस नहीं है। तो सिविल सर्विस बेसिकली यही एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो नॉन पार्टीसन है और लोगों के लिए काम करेंगे। किसी पार्टी की आइडियोलॉजी को या किसी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को या किसी सरकार को वो ज़्यादा सर्व नहीं करेंगे। तो इसके चलते हुए पब्लिक कॉन्फिडेंस जो है उनमें बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूपीए का चेयरपर्सन इनमें से कौन है? तो बेसिकली कोई भी नहीं है, यही इसका राइट आंसर है। क्योंकि अगर यूपीए के चेयरपर्सन की बात करें तो काफ़ी लंबा टाइम जो है सोनिया गांधी ने इसको चेयर किया। ये जो नाम दे रखे हैं ये नहीं है सही नाम और ये 2004 में फॉर्म किया जाता है। 2023 जुलाई में ये जो है डिज़ोल्व कर दिया जाता है। ख़त्म क्यों कर दिया जाता है? क्योंकि आपको अगर पता है कि एक नया अलायंस आया था ऑपोजिशन पार्टीज़ का जिसको इंडिया कहते हैं, तो जब वो आता है तो यूपीए जो है उसको डिज़ोल्व करना पड़ता है। यही चीज़ थी जो मैंने कहा था आपको बतानी है। तो चलिए अब आपसे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें कहा गया है सबसे ज़्यादा लंबा टाइम कौन से प्राइम मिनिस्टर रहे हैं? सबको पता है जवाहरलाल नेहरू रहे हैं, क्योंकि जब से देश आज़ाद हुआ 1947 से लेकर और टिल उनकी डेथ तक 1964 तक लगभग 17 साल तक वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इंडिया का जो जनरल इलेक्शन 2009 में होता है वो बेसिकली कितनी लोकसभा का था, कौन सी लोकसभा का था? तो इसका राइट आंसर है वो 15th लोकसभा का इलेक्शन था। तो अभी आपको पिछला ये जो रिसेंट अभी हुआ है उसका पूछा जा सकता है, क्योंकि 2010 में 2009 का पूछ लिया तो 2025 में 2024 का पूछ ही सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो कितनी लोकसभा है। कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सी स्टेट में जो है एक महिला भी चीफ मिनिस्टर रह चुकी है? तो इन सभी स्टेट में जो है महिला चीफ मिनिस्टर रह चुकी है। तो बात करते हैं जैसे कि यूपी की बात करो तो सुचेता कृपलानी जो थी वो यूपी और इंडिया की भी फर्स्ट वुमेन सीएम थी। 1963 से 67 तक रहते हैं। फिर मायावती बहुत टाइम बार बार आते हैं। तमिलनाडु जो है उसमें जयललिता बार आते हैं। फिर राजस्थान में जो है वसुंधरा राजे भी 2 बार आ चुके हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो आपने ये बताना है हरियाणा को राज्यसभा में कितनी सीट अलॉट हो रखी है। 5 सीट अलॉट हो रखी है। तो हरियाणा स्पेसिफिक सीट्स भी जो है एक बार देख कर जाना, वो भी क्वेश्चन जो है पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो अम्बाला जो है एक कंटोनमेंट एरिया इस्टेब्लिश किया जाता है, कौन से ईयर में किया जाता है? इसका राइट आंसर है 1843। तो ये एक क्वेश्चन पेपर पुराना है 2010 का। तो पहले हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन भी कुछ पूछे जाते होते थे, और भी है, लेकिन वो हमने मेंशन नहीं किए क्योंकि अभी जो पैटर्न है वो अलग चल रहा है, उसमें हरियाणा स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे। तो ये बेसिकली 1843 में इस्टेब्लिश किया गया था एज ए कंटोनमेंट एरिया। नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के क्वेश्चंस को। इसमें जो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन दे रखा है वो ये है कि वेबर ने ब्यूरोक्रेसी की पावर को लिमिट करने की कोशिश की है, उनमें से कुछ मैकेनिज्म उन्होंने सुझाव दिए हैं, तो वो कौन कौन से हैं? ये सभी जो मैकेनिज्म दे रखे हैं ठीक दे रखे हैं। तो मैक्स वेबर कहते हैं गवर्नेंस को चलाने के लिए ब्यूरोक्रेसी का रोल चाहे बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसमें एक पोटेंशियल है कि वो अपनी पावर को ओवररीच कर सकते हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए या लिमिट करने के लिए कुछ उन्होंने सुझाव दिए हैं, जिनमें से सबसे पहले है कि कोलेजियलिटी लेकर आनी चाहिए। कोलेजियलिटी क्या है? एक कलेक्टिव बॉडी होगी जो डिसीजन लेगी ब्यूरोक्रेसी में, कोई एक इंडिविजुअल के पास वो डिसीजन लेने की पावर नहीं होगी, सो डैट एक चेक्स एंड बैलेंस बने रखे। सेपरेशन ऑफ पावर की वो बात करते हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जेक्टिव और जुडिशियल ब्रांचेस जो होती हैं गवर्नमेंट की, उसको उसमें पावर को अगर सेपरेट कर दिया जाएगा तो भी चेक एंड बैलेंस बन जाएगा। डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात करते हुए वो कहते हैं सिटीजन जितना डायरेक्टली पार्टिसिपेट करेंगे डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, वो ब्यूरोक्रेसी की अथॉरिटी को काउंटर बैलेंस करेगी। तो ऐसे मैकेनिज्म का वो सुझाव देते हैं। उनकी एक राइटिंग है इकोनॉमी एंड सोसाइटी जो 1922 में पब्लिश होती है, उसमें वो वेबर वार्न भी करते हैं ये चीज़ कहकर कि ब्यूरोक्रेसी एक आयरन केज है, मतलब एक ऐसी चीज़ है जो आने वाली है, टूटने वाली नहीं है, और इसके चलते हुए ब्यूरोक्रेटिक की जो पावर है वो भी बढ़ सकती है और इंडिविजुअल की फ्रीडम कम हो सकती है। इसलिए उनके चेक्स एंड बैलेंसेस पर काम करने की ज़रूरत है। फाल्सिफाइबिलिटी का जो मेथड है साइंटिफिक ट्रुथ को चेक करने के लिए, इनमें से किसने दिया है? वो कार्ल पॉपर ने दिया है। तो कार्ल पॉपर बेसिकली ये कहते हैं कोई थ्योरी साइंटिफिक है या नॉन साइंटिफिक है, हमें ये चीज़ चेक करनी होगी क्या वो थ्योरी जो है फाल्सिफाइड प्रूफ की जा सकती है। इसका मतलब है क्या उसको टेस्ट किया जा सकता है, उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है एक्सपेरिमेंट के द्वारा, क्या उसको रॉन्ग प्रूव करने की उसमें क्षमता है या नहीं है। अगर किसी थ्योरी में ये सारी चीज़ें हैं तो वो एक साइंटिफिक थ्योरी कहलाई जाती है। अब आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी साइंटिफिक इसलिए बन जाती है क्योंकि वो भी फाल्सिफाइड किए जा सकती है, क्योंकि उस थ्योरी के चलते हुए जो प्रेडिक्शन मिलकर आती है उसको टेस्ट किया जा सकता है, उस पर एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इनमें से किन चीज़ों के साथ डील करता है? तो बेसिकली एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी, इन दोनों के साथ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डील करता है। अब पूछा गया है आपसे इकोलॉजिकल अप्रोच जो है वो इनमें से किसने दी है? इसका राइट आंसर है एफ.डब्ल्यू. रिग्स ने दी है। तो बेसिकली इकोलॉजिकल अप्रोच में रिग्स ये बात करते हैं कि एक एडमिनिस्ट्रेशन कैसे इन्फ्लुएंस हो सकती है अपने एनवायरनमेंट से। जब एनवायरनमेंट की बात करते हो तो यहाँ पर हम बात करते हैं सोशल, पॉलिटिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट की किसी कंट्री में। तो यहाँ पर चलते हुए वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी का आइडिया भी डेवलप करते हैं, जहाँ पर वो हमें ये समझाते हैं कि डेवलपिंग सोसाइटीज़ में कैसे ट्रेडिशनल और मॉडर्न एलिमेंट्स जो हैं वो वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को इन्फ्लुएंस करते हैं। और इनकी एक राइटिंग है द इकोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो 1961 में पब्लिश होती है, आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में लोगों से ज़्यादा स्ट्रक्चर पर ज़्यादा इंपॉर्टेंस कौन देता है, स्ट्रक्चर पर ध्यान देता है? तो उसका नाम है लूथर गुलिक देते हैं। वो कहते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन कितने सही तरीके से काम कर रही है, अगर उसके स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट को हम समझना शुरू कर दें तो हम जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से समझ पाएंगे। तो इसके लिए कहते हैं कि अगर स्ट्रक्चर को समझना है तो पोस्टकॉप को समझिए। पोस्टकॉप एक स्ट्रक्चर समझने में हमें हेल्प करता है, फ्रेमवर्क। पोस्टकॉप क्या है? प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। तो 1937 में वो एक राइटिंग लिखते हैं पेपर्स ऑन द साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ये गुलिक और विक के साथ मिलकर लिखते हैं। यहाँ पर पोस्टकॉप डिफाइन करते हैं और यहाँ पर बताते हैं कि कैसे ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर जो है एक इम्पॉर्टेंट वे में अगर हम समझ लेंगे तो हमें पता चल जाएगा वो कैसे इफेक्टिवली काम कर रही है। सिर्फ इंडिविजुअल पे फोकस करने पे कि इंडिविजुअल कैसे काम कर रहे हैं उससे हमें नहीं पता चलता है। कांग्रेस सिस्टम को रजनी कोठारी में
कौन से फीचर से करेक्टराइज किया था? इसका राइट आंसर है वन पार्टी डोमिनेंस विद द वीक ऑपोजिशन। उनकी राइटिंग है पॉलिटिक्स इन इंडिया 1970 में आती है। वो कांग्रेस सिस्टम यहाँ पर एक कंसेप्ट लेकर आते हैं जो बेसिकली वो कहते हैं कि इंडियन नेशनल कांग्रेस जब से देश आज़ाद हुआ है वो डोमिनेंट पोजीशन पे चल रही है और कोई भी ओपोजिशन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि उसको टक्कर दे सके। तो यही वन पार्टी डोमिनेंस सिस्टम है। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है एक एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन से कंट्रोल इनमें से होते हैं? इसका राइट आंसर है ये सभी कंट्रोल जो है एडमिनिस्ट्रेशन में काम करते हैं। तो बेसिकली चाहे वो एग्जेक्टिव कंट्रोल हो जाए कि अगर कोई पॉलिसी डायरेक्टिव्स देने हैं और उसके थ्रू भी कंट्रोल किया जा सकता है, जैसे कि किसी ऑफिशियल को अपॉइंट करना, रिमूव करने की पावर होना, तो ऐसे एग्जेक्टिव कंट्रोल पाए जाते हैं। वहीं लेजिस्लेटिव कंट्रोल देखने को मिलते हैं, कोई लॉ बनाया जाता है जिसमें पावर्स और ड्यूटीज़ जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स की डिफ़ाइन की जाती है, तो ये भी एक कंट्रोल हो गया। और वैसे भी सेशंस में जो डिबेट्स होती है, जो डिस्कशन होती है कमेटीज़ के थ्रू, बहुत सारा लेजिस्लेटिव कंट्रोल हमें देखने को मिलता है। वही हमें जुडिशियल कंट्रोल भी देखने को मिलता है। कोई भी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन या डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ मैच नहीं कर रहा तो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है। नेक्स्ट, गवर्नेंस एंड पब्लिक पॉलिसी इन इंडिया के हम क्वेश्चंस को समझते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन है इसमें यह है कि कौन सा एक रिक्रूटमेंट सिस्टम होता है जो सर्विस में नया ब्लड इन्फ्यूज़ कर सकता है, नए खून का संचार कर सकता है? तो वो होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के ज़रिए ही ये पॉसिबल हो सकता है। क्योंकि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मतलब है आपको बाहर से लोग लेकर आने पड़ेंगे सर्विस में। जब आप बाहर से लेकर आते हैं इंडिविजुअल को लेकर आते हो तो वो डिफरेंट बैकग्राउंड से हो सकते हैं, डिफरेंट एक्सपीरियंस, डिफरेंट स्किल सेट से आते हैं, तो ऑर्गेनाइजेशन में जो है नया ब्लड लेकर आते हैं। अब आपसे ये पूछा गया है कि गवर्नमेंट जो भी अपने टैक्सेशन प्रपोजल लगता है एक बिल के जरिए, वो कौन सा बिल होता है? वो फाइनेंस बिल कहलाया जाता है। तो पूरे साल में गवर्नमेंट ने टैक्स को लेकर कोई टैक्स रेट में चेंज करने हैं, कोई नए टैक्स लेकर आए हैं, या एग्जिस्टिंग टैक्स लॉ जो चल रहे हैं और उसको अमेंड करना है, वो सब कुछ फाइनेंस बिल में मेंशन होता है। फाइनेंस बिल पार्लियामेंट में बजट के बाद पेश किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा, और बेसिकली जब इसे पास किया जाता है तो ये जो फाइनेंशियल प्रपोजल होते हैं सरकार के एक लॉ बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे ये कहा गया है कि कौन सी एक बॉडी है जो करप्शन को देखती है, वो आपने बताना है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है वो इसी चीज़ के लिए बनाया गया है, सो डैट गवर्नमेंट की फंक्शनिंग को ट्रांसपेरेंट बनाया जा सके, करप्शन फ्री बनाया जा सके। 1964 में ही इसको इस्टेब्लिश कर दिया गया था बाय एन एग्जेक्टिव रेजोल्यूशन, लेकिन अब 2003 में इसका एक एक्ट आता है, इसको एक स्टैट्यूटरी स्टेटस दे दिया जाता है। ये जो है इस्टेब्लिश की जाती है CVC सनंथरम कमेटी की रिकमेंडेशन में। CVC के पास ये पावर है कि करप्शन रिलेटेड अगर कोई चार्जेस है किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट तो उसको इन्वेस्टिगेट कर सकती है। ये क्रूशियल रोल प्ले करती है करप्शन को रोकने में। कौन सी कंट्री ने सबसे पहले अम्बड्समैन जो है अपॉइंट किया था? तो स्वीडन उसका सही नाम है। तो अम्बड्समैन जैसे लोकपाल हो गया उसे कहते हैं, तो 1809 में स्वीडन लेकर आता है। तो इसके चलते हुए बेसिकली गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स अगर वो इन्वॉल्व है किसी करप्ट एक्टिविटीज़ में तो उसको इन्वेस्टिगेट किया जा सकता है सिटीज़न के कंप्लेंट्स पर। वहीं फिनलैंड इसे 1919 में लेकर आता है और डेनमार्क 1954 में लेकर आता है। अगले क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है कि कौन से कमीशन ने इकोनॉमिक प्लानिंग को एग्जामिन करते हुए सेंटर और स्टेट के रिलेशंस पर काम किया था, स्पेसिफिकली कि इकोनॉमिकली इनका कैसे संबंध जो है डील किए जा सकते हैं। तो सरकारिया कमीशन इस पे काम किया था। तो सरकारिया कमीशन 1983 में फॉर्म होता है। ये बेसिकली ध्यान रखता है कि सेंटर स्टेट के जो रिलेशन चल रहे हैं उसमें इकोनॉमिक प्लानिंग का जो प्रोसेस है उसको समझने की कोशिश करता है और एड्रेस करता है इकोनॉमिक प्लानिंग, फिस्कल मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जैसे इश्यूज जब सेंटर स्टेट रिलेशन की बात आती है। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो में कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा कि कैसे तब क्वेश्चन आते थे। इजी लेवल के भी क्वेश्चन आ रहे थे, थोड़े से कुछ मीडियम लेवल के भी थे। अभी भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो लास्ट हमने सॉल्व किया 2020 का एग्ज़ाम जो बेसिकली 2019 में हुआ था, तो उसमें भी आपको कुछ क्वेश्चन देखने को मिले होंगे कि तो उसके और इसके क्वेश्चन अगर आपको देखोगे बहुत सारे सिमिलर सा एक पैटर्न हमें दिखाई देता है कि इजी टू मीडियम लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन नहीं आ रहे। मोस्टली फैक्चुअल लेवल के क्वेश्चन जो है बनाने की कोशिश की जा रही है। क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट होते हैं, बड़ी बड़ी
स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेंथी पेपर ये नहीं बनाया जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें भी कुछ ऐसे ही पैटर्न को ये फॉलो करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।